नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ख्याली दुनिया में, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और ख्वाब हकीकत बनते हैं। हम लाए हैं आपके लिए रोमांचक कहानियां, दिलचस्प किस्से और वो सब कुछ जो आपकी कल्पनाओं को नई उड़ान देगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और खो जाते हैं ख्याली दुनिया की रहस्यमय गलियों में। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध केवल संयोग हो सकता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपका मनोरंजन करना है। चैप्टर 31 देवेश और वीर की फिर से पिटाई। अब आगे। वही अवी अक्षत के ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर से हैरान थी। वह अपना सर नमे हिलाती है और मन में कहती है, इनकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी है, इन्हें देखकर कौन कहेगा ये 25 इयर्स के है। वही अवी के मन की बात सुन अक्षत अवी की तरफ देखने लगता है। वही दक्ष और दक्षिता भी इधर उधर देखने लगते हैं। दोनों अपने सर खुजालाते हुए मन में हूँ ये कौन बोल रहा है। वही अवी दक्ष और दक्षिता को अक्षत से दूर करती है। तभी बाहर से एक गार्ड आता है। वह रागिनी जी से कहता है, मैम देवेश सर और वीर सर बाहर गेट पर खड़े हैं, वह अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनको बहुत रोकने की कोशिश की पर वो हमको नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। वही रागिनी जी गुस्से में आ जाती है। वो अपने बाल बांधकर अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर बांध लेती है। उनको ऐसा करता देख सभी समझ जाते हैं आज फिर से देवेश और वीर की बैंड बजने वाली है। अभी मन में लगता है आज फिर बड़े भाई और छोटे भाई की बैंड बजने वाली है। आज फिर अच्छा शो देखने को मिलेगा। अगर पॉपकॉर्न और मिल जाए तो और मजा आएगा। वही दक्ष और दक्षिता एक साथ अवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, एंजल हमें भी शो देखना है और हमें भी पॉपकॉर्न खाने हैं। दक्ष और दक्षिता की बात सुनकर अवी चौंक जाती है, साथ ही में रागिनी जी, राकेश जी, ऋषि और अक्षत भी चौंक जाते हैं। सभी दक्ष और दक्षिता की तरफ आंखें फाड़े देखने लगते हैं। वही अवी मन में, इन दोनों की मेरे मन की बात कैसे पता चली। कहीं ये। अभी इससे आगे कुछ सोचती अक्षत कहता है, तुम इतनी तेज बोलोगी तो सबको सुनाई देगी। वही अब राकेश जी, रागिनी जी और ऋषि को एक और झटका लगता है। तीनों मन में क्या अक्षत को भी अवी के मन की बातें सुनाई देती है। तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और हाँ में गर्दन हिलाती है। अवी अक्षत से, पर मुझे अच्छे से याद है मैंने कुछ नहीं बोला। फिर अचानक रुकते हुए, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता लगा मैंने क्या कहा था। अक्षत उसके सर पर हल्की सी चपट लगाते हुए, अभी तो बताया तुमने तेज बोला था, अगर मुझ पर भरोसा नहीं होता तो अंकल, आंटी और ऋषि से पूछ लो। अभी उन तीनों की तरफ देखती है। वो तीनों अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। अभी को अब यकीन हो जाता है उसने मन में नहीं रियल में ये बात तेज कही थी। तभी देवेश और ऋषि भी वहां आ जाते हैं। उन दोनों ने यहाँ जो हुआ सब देखा और अवी के मन की बातें सुनी और उन दोनों को ये भी मालूम हो गया अक्षत, दक्ष और दक्षिता भी अवी के मन की बात सुन सकते हैं। वो दोनों भी काफी हैरान थे। तभी एक गार्ड की आवाज अंदर सभी को सुनाई देती है, आई एम सॉरी मैम, हमें बड़े सर और छोटे सर को काफी रोकने की कोशिश की पर हम इन्हें नहीं रोक पाए। रागिनी जी उन गार्ड्स को वहां से जाने के लिए इशारा करती है। अब रागिनी जी का ध्यान देवेश और वीर पर आ जाता है। वो दोनों उन्हें अपने दांत दिखा देते हैं। वो उन्हें गुस्से से देखती है। वो किचन में जाती है। उनको किचन में देख देवेश और वीर समझ जाते हैं उन दोनों की फिर से बात लगने वाली है। तभी उनकी नजर रागिनी पर जाती है, जिनकी हाथ में अब बेलन था। दोनों रागिनी जी की हाथ में बेलन देख हॉल में इधर उधर भागने लगते हैं। रागिनी जी उन दोनों को बेलन दिखाते हुए गुस्से से कहती है, मैंने तुम दोनों को मना किया था, जब तक तुम दोनों मेरी बहुओं को अपने साथ नहीं ले आते तब तक घर मत आना। वीर मोम, मुझे इतनी जल्दी गर्लफ्रेंड कहाँ और कैसे मिलेगी। रागिनी जी, तुम एक फेमस सिंगर हो, तुम्हारी तो कितनी सारी फैंस होंगी, तो उन्हीं में से किसी को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते। वीर मोम, वो मेरी फैंस है, मैं उनको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। वैसे भी मुझे उनमें से किसी में इंटरेस्ट नहीं है और न ही पसंद। रागिनी जी, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम कोई बॉयफ्रेंड ही बना लो। अगर तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है तो हमें कोई इतराज नहीं। वीर मोम, ऐसा नहीं है, मुझे सच में लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। रागिनी जी, मुझे कोई और बहाना नहीं सुनना। तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकलो। वीर और देवेश दोनों, मॉम हम चले जाएंगे, बस हम यहाँ दक्ष और दक्षिता से मिलने आए हैं। उनको मिलने के बाद हम चले जाएंगे।
रागिनी जी, नहीं, तुम दोनों दक्ष और दक्षी से नहीं मिलोगे और अभी के अभी मेरे घर से बाहर जाओगे। अगर तुम नहीं निकले तो तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। वो बैलन लेकर उनके पीछे जाने लगती है। वही देवेश और वीर दोनों राकेश जी के पीछे छिप कर जाते हैं। रागिनी जी, उन दोनों से मैंने कहा निकलो अभी मेरे घर से। देवेश और वीर, हम नहीं जाएंगे, वैसे भी ये हमारा भी घर है। रागिनी जी, तुम दोनों का इस घर पर कोई अधिकार नहीं। वह बैलन वीर को मारने की कोशिश करती है, वीर बच जाता है। वह देवेश को भी मारने जाती है, देवेश भी बच जाता है। रागिनी जी, राकेश जी से, राकेश अभी इन दोनों के सामने से हटिए वरना आपको लग जाएगी। राकेश जी जल्दी से उन दोनों के सामने से हट जाते हैं। वही देवेश और वीर हॉल में भागने लगते हैं। रागिनी जी बैलन लेकर उनके पीछे। तीनों चूहे बिल्ली की तरह हॉल में भाग रहे थे। रागिनी जी को देखकर कोई नहीं कह सकता ये 50 साल की है और 5 बच्चों की माँ। वह काफी फिट है। वही ऋषि, दक्ष, दक्षिता, अक्षत और अभी हॉल के सोफे पर बैठे पॉपकॉर्न खा रहे थे और रागिनी जी को चेयर अप कर रहे थे। दक्ष और दक्षिता दादी गो दादी, दादी दादी। वही अभी और ऋषि गो मॉम, मॉम मॉम। वही अक्षत आंटी, आंटी। दक्ष और दक्षिता ऋषि से चाचू, दादी तो काफी कूल है। रागिनी जी उन दोनों को पकड़ लेती है, उनकी बैलेंस से पिटाई करने लगती है। देवेश और वीर, मॉम आप हमें ऐसे नहीं पिट सकती। अगर आप हमारी ऐसे खुलेआम पिटाई करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी सभी सर्वेंट्स के सामने और हमारे बच्चों के सामने। रागिनी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह उनको एक एक बैलन मारते हुए कहती है, ये सब तो तुम्हें मेरी इजाजत के बगैर घर में आने से पहले सोचना चाहिए था। ऋषि, ये तो है। वही राकेश जी, ऋषि, दक्ष, दक्षिता, अक्षत और रवि को देख अपना सर न में हिलाता है। पर वो भी काफी मजा ले रहे थे। उनको मालूम था उनकी वाइफ से उनके ये दो बेवकूफ बच्चे नहीं जीत सकते क्योंकि रागिनी जी नेशनल एथलीट चैंपियन है। उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आज तक उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। राकेश जी रागिनी जी के पास जाते हैं और उन्हें एक गिलास पानी पकड़ाते हुए कहते हैं, प्लीज ये पानी पिलो, तुमने बहुत मेहनत की है। रागिनी जी पानी पीने लगती है। वही देवेश और वीर अपने डैड को हैरानी भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसा उनसे कहना चाहते हो, सीरियसली डैड, हमारी पिटाई लगाकर मॉम ने मेहनत का काम किया है। राकेश जी उन्हें इग्नोर कर रागिनी जी से बैलन वापस ले लेते हैं और उन्हें अपने साथ ले जाकर सोफे पर बिठाते हैं। वही अभी वहां से उठकर जाने लगती है। अक्षत उसका हाथ पकड़, तुम कहाँ जा रही हो? अभी चिढ़ते हुए, क्या अब वॉशरूम जाने के लिए भी तुम्हें बताकर जाना पड़ेगा? अक्षत अपने दांत दिखा उसका हाथ छोड़ देता है। अभी मन में अक्षत को कोसते हुए वहां से चली जाती है। अभी मन में, हाय क्या करूं इस इंसान का मैं। इसका बस चले तो ये वॉशरूम में भी मेरे साथ चला जाए। इसकी हरकतें देख बहुत गुस्सा आता है। अगर मॉम डैड न होते तो इसे एक दो पंच लगा देती। वही अभी के मन की बात सब ने सुन ली थी। वीर कुछ कहता उससे पहले दक्ष कहता है, एंजल से बचकर रहना वरना वो आपका किया बना देंगी। वीर और देवेश जल्दी से दक्ष और दक्षिता के पास आते हैं और उनसे कहते, चैंपियन डॉल, क्या तुम दोनों को भी अभी के मन की बातें सुनाई देती है? दक्ष और दक्षिता हाँ में गर्दन हिला देते हैं। रागिनी जी, दक्ष तुम्हें कब से अभी के मन की बातें सुनाई देती है? दक्ष और दक्षिता एक साथ, फर्स्ट टाइम से जब से हम उनसे मिले थे हमें लगा शायद हमें बम हुआ है, पर आज हमें फिर से एंजल की मन की बातें सुनी तब हम कंफर्म हो गए। ऋषि, तुम्हें डर नहीं लगा? दक्ष और दक्षिता न में गर्दन हिलाते हैं। देवेश, ये दोनों मुझ पर गए। रागिनी जी उसे यानी देवेश को चपत लगाते हुए, ये तुम पर नहीं मुझ पर यानी अपनी दादी पर गए हैं। तुम तो बेवकूफ हो जो आज तक अपने बच्चों का पता न लगा पाए। देवेश, मॉम मैं आपका ही बेटा हूँ। रागिनी जी, हाँ पता है, मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। अगर तुम्हारा जन्म मेरे सामने न होता तो मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पर शक हो सकता था कि मेरा बेटा इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। देवेश, मॉम आप मेरे बच्चों के सामने मुझे ऐसे मत डेटे और मारे। अगर ऐसा करेगी तो मेरी क्या इज्जत रहेगी इनके सामने। वही दक्ष और दक्षिता तो देवेश को डांट पड़ता देख मुस्कुरा रहे थे। तभी सभी समझ जाते हैं दक्ष और दक्षिता उनका ही खून है। तभी उन्हें भी अभी के मन की आवाज सुनाई देती है। तभी ऋषि अक्ष की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, क्या तुम्हें भी अभी के मन की बातें सुनाई देती है? अक्षत हाँ में गर्दन हिलाता है।
तभी वीर पर ऐसे कैसे हो सकता है, फिर कुछ सोचते हुए कहीं तुम डैड की ना जाए। वह अपना बट पूरा कर पाता तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है। ये राकेश जी ने मारा था। राकेश जी गुस्से में रागिनी जी की तरफ देखते हुए, रागिनी मुझे भी अब शक हो रहा है, ये हमारा ही बेटा है या नहीं, कहीं ये हॉस्पिटल में चेंज तो नहीं हो गया। रागिनी जी आप सही कहे हैं राकेश जी, अब मुझे डाउट हो रहा है, हमें एक बार डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। वीर मॉम डैड ये आप क्या कह रहे हैं? रागिनी जी और राकेश जी हम सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे खानदान के बच्चे इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। वीर ऋषि और देवेश की तरफ देखती है। दोनों अपने कंधे उचका देते हैं। वही दक्ष और दक्षिता, चाचू आपको ये वर्ड नहीं बोलनी चाहिए था। मॉम कहती है ये गंदा बर्ड है, हमें ये नहीं बोलना चाहिए। वही राकेश जी और रागिनी जी दक्ष और दक्षिता का हाथ पकड़ उनसे कहते हैं, बेबी आपको कैसे पता ये बर्ड गंदा है? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा था? दक्ष दादी जब हम स्कूल में थे तो वहाँ हमें बच्चे ना जाया। वह पूरा बर्ड कह पाता। रागिनी जी उसके मुंह पर हाथ रख देती है। सब समझ जाते हैं दक्ष और दक्षिता को कितना कुछ सहना पड़ा है, और श्रेया को भी। रागिनी जी ऋषि से दक्ष और दक्षिता को उनके रूम में ले जाने के लिए कहती है। ऋषि उनको ले जाता है। उनके जाने के बाद रागिनी जी एक जोरदार तमाचा देवेश को मारती है और गुस्से में चिल्लाती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से उन्हें इतना कुछ झेलना पड़ा। अगर तुम काजल की बातों में न आकर अपने प्यार पर भरोसा कर लेते और दक्ष और दक्षिता के बारे में पहले पता लगा लेते, उन्हें इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। वो चिल्लाते हुए, निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। देवेश वहां से निकल जाता है। उसे पता था सब उसकी गलती है। उसकी वजह से दक्ष, दक्षिता और श्रेया को बहुत कुछ सहना पड़ा था। अब वह और उन्हें कुछ और नहीं सहने देगा। वही रागिनी जी, वीर से तुम भी अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हमसे मिलाने ले आओ, वरना। वीर जल्दी से वहां से 9-2-11 हो जाता है। चैप्टर 32 दक्ष और दक्षिता की मस्ती। अब आगे। नेक्स्ट डे। अभी, अक्षत, रागिनी जी, राकेश जी, दक्ष, दक्षिता और ऋषि नाश्ता कर रहे थे। दक्ष और दक्षिता काफी खुश थे। आज उनके स्कूल की छुट्टी। आज पूरा दिन वह अपने दादू, दादी और चाचू के साथ बिताने वाले थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद अक्षत और अभी दोनों शूटिंग पर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ऋषि, राकेश जी, रागिनी जी, दक्ष और दक्षिता गार्डन में चले जाते हैं। वहां सभी गेम्स खेल रहे थे। घर के सभी सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स और गार्ड्स भी उनके साथ फुल मस्ती कर रहे थे। सभी पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। कुछ देर बाद दक्ष और दक्षिता गार्डन से पानी का पाइप उठाकर सभी सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स, गार्ड्स और रागिनी जी, राकेश जी और ऋषि सभी को पानी से भिगोने लगते हैं। रागिनी जी और ऋषि उन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं। दक्ष और दक्षिता जल्दी से पानी का पाइप फेंक पूरे गार्डन में भागने लगते हैं। सभी उन दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों की दोनों बहुत शैतान थे। जैसे उन्हें कोई पकड़ने को उनके आगे खड़ा होता, वह उनके पैरों के नीचे बने गैप में से निकल जाते। उन दोनों को देख राकेश जी को ऋषि और वीर की शैतानी याद आ रही थी। दक्ष और दक्षिता बिल्कुल वीर और ऋषि की कॉपी थे। शक्लें बस उनकी उनके मॉम डैड जैसे थी, पर हरकतें बिल्कुल वीर और ऋषि जैसी थी उन दोनों की। वही मीनाक्षी और काजल जैसे ही बिला के अंदर एंटर करती है, उन्हें गार्डन की तरफ से शोर सुनाई देता है। दोनों उस तरफ चली जाती है। जैसे ही दोनों गार्डन में पहुंचती है, तभी दक्ष और दक्षिता उन दोनों से टकरा जाते हैं, जिससे उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि दक्ष और दक्षिता गिले थे। वो दोनों दक्ष और दक्षिता को धक्का दे देती है। दोनों गिर ऋषि और रागिनी जी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। रागिनी जी और ऋषि को बहुत गुस्सा आता है। ऋषि मीनाक्षी को और रागिनी जी काजल को एक जोरदार तमाचा लगाती है। दोनों अपने गाल पर हाथ रख रागिनी जी और ऋषि की तरफ देखने लगती है। वही सभी सर्वेंट्स, गार्ड्स, बॉडीगार्ड्स और राकेश जी को भी काजल और मीनाक्षी पर काफी गुस्सा आ रहा था। कोई और भी थे जो सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ देख रहे थे। ये देवेश और वीर ही थे जो सुबह से ही सिंघानिया बिला के सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे, सारा काम छोड़कर। दोनों दक्ष और बाकी सभी को मस्ती करते देखते हैं। उन्हें भी वहां जाने का मन करता है, पर दोनों वहां जा नहीं सकते थे। दोनों को सिंघानिया बिला से जो बैन कर दिया था, उन दोनों को सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स, गार्ड्स सभी से बहुत जलन भी हो रही थी।
पर वह उन्हें सीसीटीवी फुटेज में देख देख जल भूनने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। पर जैसे उन दोनों ने काजल और मीनाक्षी को दक्ष और दक्षिता को धक्का देते हुए देखा, दोनों काफी घबरा गए। दोनों अपनी सीट से खड़े होकर गए। पर जब उन्होंने देखा ऋषि और मॉम ने दोनों को पकड़ लिया, तब जाकर उन्हें चैन आया, साथ ही में काजल और मीनाक्षी पर काफी गुस्सा। वीर भाई, इन दोनों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। हमें इन दोनों का कुछ करना होगा। अगर इन दोनों ने दक्ष और दक्षिता को कुछ कर दिया तो देवेश, इन दोनों को तो इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। वह अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। वही सिंघानिया बिला में गार्डन में रागिनी जी ऋषि से दक्ष और दक्षिता को वहां से ले जाने और उनके कपड़े चेंज करने को कहती है। ऋषि दक्षिता को और हेड बॉडीगार्ड निशांत दक्ष को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाते हैं। सभी सर्वेंट्स, बॉडीगार्ड्स और गार्ड्स भी अपने कपड़े चेंज कर अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। अब गार्डन में सिर्फ रागिनी जी, राकेश जी, मीनाक्षी और काजल बचे थे। वही गार्डन में रागिनी जी काजल का हाथ पकड़ मरोड़ कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दक्ष और दक्षी को धक्का देने की। काजल चीखते हुए, हाँ मॉम, आप ये क्या कर रही है? प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रागिनी जी, तुमने इसी हाथ से मेरे दक्ष और दक्षी को धक्का दिया था न, तो आज ये हाथ ही मैं तोड़ दूंगी। काजल, मॉम, मैंने जानबूझकर उन्हें धक्का नहीं दिया था, वो ही मेरे रास्ते में आ गए थे। मैंने तो उन्हें बस हल्का सा हटाया था। रागिनी जी और जोर से काजल का हाथ मरोती है। काजल जोर जोर से चीख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काजल चिंकते हुए, हाँ मॉम, आई एम सॉरी, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। रागिनी जी कुछ नहीं सुनती। काजल राकेश जी और मीनाक्षी से हेल्प मांगती है। मीनाक्षी तो पहले ही रागिनी का भयानक रूप देख डर गई थी। वही राकेश जी जब देखते हैं रागिनी का गुस्सा बढ़ रहा है, वह रागिनी को काजल से दूर करते हैं। वह उनको अंदर ले जाने लगते हैं। अंदर जाते जाते रागिनी जी काजल और मीनाक्षी को धमकी देते हुए कहती है, अगर मेरे दक्ष और दक्षी को तुम दोनों ने इतनी सी भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राकेश जी रागिनी जी को गोद में उठाकर रूम में ले जाते हैं। अंदर रूम में रागिनी जी राकेश जी पर गुस्से करते हुए कहती है, आपने मुझे रोका क्यों? आज उस डाकिया चाह हाथ ही तोड़ देती मैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई दक्ष और दक्षी को धक्का देने की? राकेश जी उनको प्यार से गले लगाते हुए, मेरी शेरनी, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। बस कुछ दिन और रुक जाओ। अभी भी हमारा एक बेटा उस पर विश्वास करता है। तुम जानती हो न, वह उसकी लाडली है, वह उसके शरीर पर एक चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे पता चलता तुमने काजल का हाथ तोड़ा है, वह हमसे रिश्ता तोड़ लेता। तुम भूल गई क्या, वह उसकी हर बात मानता है, सही हो या गलत। जब तक काजल का सच अभिनव के सामने नहीं आ जाता, तब तक हम उसे कुछ नहीं कर सकते हैं। रागिनी जी, बस एक बार काजल का सच अभिनव के सामने आ जाए, उस दिन मैं खुद इस लड़की को अच्छा सबक सिखाऊंगी। राकेश जी उनके गाल पर किस करते हुए, और मेरी जान, चलो अब चेंज कर लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। रागिनी जी, तुम भी चेंज कर लो, तुम्हें भी ठंड लग जाएगी। दोनों अपने कपड़े चेंज करने चले जाते हैं। वही गार्डन में राकेश जी और रागिनी जी के जाने के बाद काजल चिल्लाते हुए कहती है, उस बुढ़िया को तो मैं छेड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ मरोड़ने की, वो भी उन चिलगोजे के लिए। वह गुस्से में दनदनाती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वही मीनाक्षी को काजल की ऐसी हालात देख मजा आ रहा था। वह मन में, कल तुमने ऐसे ही मेरा गला पकड़ा था ना? जितना दर्द तुम्हें महसूस हुआ, सेम मुझे भी हुआ था। वह मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। चैप्टर 33 ऋषि, दक्ष और दक्षी का प्लान। अब आगे दक्ष और दक्षिता के रूम में ऋषि ने उनके कपड़े चेंज करा दिए थे और अपने भी चेंज कर लिए थे। वह अभी दक्ष और दक्षिता के रूम में था। वह उन्हें गर्म सूप पिला रहा था जिससे उन्हें सर्दी न लगे। दक्ष और दक्षिता बिल्कुल शांत होकर सूप पी रहे थे। ऋषि को उनका ऐसे शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उनसे पूछता है, तुम उन गंदी आंटी को सजा देना चाहते हो? दक्ष और दक्षिता ऋषि की तरफ देखने लगते हैं। ऋषि अपनी तरफ उनको देखता देख उनसे कहता है, तुम्हें उन दोनों गंदी आंटियों को सजा देनी है। दक्ष और दक्षिता दोनों हाँ में गर्दन हिला देते हैं। ऋषि, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम उन दोनों आंटीज को पनिश कर सकते हैं। दक्ष चाचू, हमें बताओ ना प्लान।
ऋषि, अगर तुम दोनों ऐसे उदास रहोगे तो मैं आप दोनों को अपने प्लान में इन्वॉल्व नहीं करूंगा। दक्ष और दक्षिता चाचू, प्रॉमिस हम अब बिल्कुल भी उदास नहीं रहेंगे। ऋषि उन दोनों को अपने पास बुलाता है। तीनों एक दूसरे को गले लगाकर सर्कल बना लेते हैं। ऋषि उन्हें प्लान बता रहा था। ऋषि का प्लान सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों ऋषि को हाई फाई हैंड वेविंग करते हैं। ऋषि, ये प्लान हम तीनों के अलावा किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए। दक्ष और दक्षिता हाँ में गर्दन हिलाते हैं। ऋषि का प्लान सुनकर दोनों काफी खुश हो गए। उन्हें खुश देखकर ऋषि भी खुश था। रात के समय सब लोगों के सो जाने के बाद दक्ष, दक्षिता और ऋषि चुपके चुपके काजल की तरफ जा रहे थे। तीनों ने अपने आप को पूरा कवर कर रखा था। ऋषि धीरे से काजल के रूम का दरवाजा खोलता है। पीछे मुड़कर दक्ष और दक्षी की तरफ अपने होठों पर एक अंगुली रखकर उन्हें चुपचाप अंदर घुसने का इशारा करता है। तीनों अब काजल के रूम के अंदर थे। ऋषि काजल के पास जाकर उसके चेहरे के करीब एक परफ्यूम टाइप बॉटल ओपन कर स्प्रे करता है, जिससे काजल गहरी नींद में चली जाती है। वह दक्ष और दक्षी को परमानेंट मार्कर्स दे देता है। दक्ष और दक्षी मार्कर्स से काजल के चेहरे पर ड्रॉइंग करने लगते हैं। वही ऋषि काजल के बाथरूम में जाकर अपने पास से एक बॉक्स निकालता है। उसमें से कॉकरोच और चूहे निकाल वही छोड़ देता है। काजल को चूहे से बहुत डर लगता था। वही दक्ष और दक्षी भी अपना पूरा काम कर चुके थे। तीनों काजल के रूम से निकल मीनाक्षी के रूम की तरफ जाते हैं। मीनाक्षी के पास जाकर ऋषि वही परफ्यूम बॉटल निकाल उसके चेहरे पर स्प्रे करता है, जिससे मीनाक्षी भी गहरी नींद में चली जाती है। वह दक्ष और दक्षी को एक सिजर्स पकड़ा देता है। दक्ष और दक्षी दोनों मीनाक्षी के बालों को काट देते हैं। ऋषि मीनाक्षी के कपड़ों में खुजली वाला पाउडर डाल देता है। तीनों अपना काम करने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं। ऋषि दक्ष और दक्षी के पास ही रुकता है। वही उन तीनों को अवि ने देख लिया था मीनाक्षी के रूम से निकलते हुए। वह समझ जाती है तीनों ने मिलकर जरूर कुछ गड़बड़ की है। वह उन तीनों के जाने के बाद अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय। काजल और मीनाक्षी को छोड़ सभी हॉल में बैठे हुए थे। दक्ष, दक्षी और ऋषि की नजर बार बार स्टेयर्स की तरफ जा रही थी। वही राकेश जी, रागनी जी, अवि और अक्षत सभी उन्हें ही देख रहे थे। तभी सभी को मीनाक्षी और काजल की चीखते हुए आवाज आ रही थी, जो भागते हुए हॉल की तरफ आकर्षित रही थी। वही वहां बैठे सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। उनको देखते ही सभी हंसने लगते हैं। वही सर्वेंट्स भी उन दोनों को अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। रागनी जी अपनी हंसी कंट्रोल कर उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों चीख क्यों रही हो? काजल, मॉम मेरे बाथरूम में कॉकरोच है। आपको तो पता है ना, मुझे कॉकरोचेस से बहुत डर लगता है। मीनाक्षी, आंटी मेरे बाथरूम में चूहे हैं। मुझे भी चूहे से डर लगता है। रागनी जी, वो सब तो ठीक है, मैं सर्वेंट से कहकर उन्हें वहां से हटवा दूंगी। पर पहले ये बताओ, तुम दोनों ने अपना ये क्या कर रखा है? तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है तुम दोनों किसी हॉरर थीम वाली पार्टी में जा रही है। ऐसा फैशन करके। ये कह वो हंसने लगती है। रागनी जी की बात सुनकर और उनको हंसता देख काजल और मीनाक्षी का ध्यान अपने आसपास जाता है। सभी उन्हीं को देखकर हंस रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखती है। जैसे ही एक दूसरे को देखती है दोनों चिढ़ पड़ते हैं। दोनों ने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। वही अविया उनके सामने आते हुए कहती है, मीनाक्षी तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल यूनिक है और तुम पर काफी सूट कर रहा है, और काजल तुम्हारा आज का मेकअप भी थोड़ा यूनिक है, ये तुम्हारे ऊपर काफी सूट कर रहा है। ऋषि, दक्ष और दक्षी से हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। उन दोनों को देख वह काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही काजल अपने चेहरे पर हाथ लगाती है, बट उसे कुछ पता नहीं चल रहा था और मीनाक्षी अपने बालों को छूकर देखती है। जैसी ही छूती है उसकी आंखें शौक की वजह से बड़ी हो जाती है। उसे अपने बालों से बहुत प्यार था। वो दो इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। अभी समझ जाती है वो क्या ढूंढ रही है। वह अपना फोन दोनों के सामने कर देती है। दोनों फोन के कैमरे में अपना चेहरा देख चिढ़ रही थी। काजल जल्दी से नीचे फ्लोर पर बने बाथरूम में जाकर अपना चेहरा साफ करने लगती है, पर चेहरे से कुछ भी साफ नहीं हो रहा था, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। वही मीनाक्षी तो अपने बालों को बार बार छू रही थी। अपने बालों की ये हालात देख उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दक्ष, दक्षी और ऋषि को सब देख मजा आ रहा था।
उन तीनों को इतना खुश देख सभी सोचने लगते हैं, ये तीनों इतने खुश क्यों है। तभी सभी को अवि के मन की बात सुनाई देती है। अवि मन में, वाह भाई और मेरे गोलू मोलू, आप तीनों ने क्या मजा चाक्या है इन दोनों को। आई एम इम्प्रेस्ड फ्रॉम देम। ओपन माउथ स्माइल। इन दोनों की हालत देख मैं तो बहुत खुश हूँ। सही हुआ इन दोनों के साथ। बड़ी उठती रहती थी, अपने बालों और अपने चेहरे पर बहुत घमंड था न इन्हें। अब दिखाए अपना घमंड। वही राकेश जी और रागिनी जी अपने सामने बैठे तीन लोगों को घूरने लगते हैं। वही वो तीनों मन में, ऋषि अवि को कैसे पता हमने ये सब किया है। दक्ष और दक्षी मन में, एंजल को कैसे पता लगा ये सब हमने चाचू के साथ मिलकर किया है। मीनाक्षी रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद रागिनी जी दक्ष, दक्षी और ऋषि को देख उनसे पूछती है, ये सब तुम तीनों ने किया है ना। वो तीनों अपनी गर्दन न में हिला देते हैं। दक्ष और दक्षी मासूम आवाज में, दादी हम तो छोटू से है, हम ये हब कैसे कर सकते हैं। ऋषि, हाँ मॉम हम तो इनोसेंट है। वही अभी मन में, अगर इन तीनों को मैंने काजल और मीनाक्षी के रूम से कल रात निकलते हुए न देखा होता तो मुझे भी लगता ये सब किसी और ने किया है। वैसे भी किसी को भी इन तीनों इनोसेंट फेस को देख इन पर किसी को शक नहीं होगा। वही रागिनी जी उन तीनों के थोड़ा करीब जाकर, जिससे उन तीनों के अलावा कोई न सुन सके, तुम तीनों भूल गए हो हम सभी को अवि के मन की बातें सुनाई देती है, और जो भी वह मन में कहती है वह सच होता है। अब तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर रागिनी जी की तरफ देख तीनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं। हाँ कहते हैं तीनों ध्यान से रागिनी जी को देखने लगते हैं। उन्हें लगता है अब उन्हें डांट पड़ेगी, पर आगे जो रागिनी जी ने कहा उसे सुनकर वो तीनों ही नहीं वहां खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। चैप्टर 34 देवेश, श्रेया के अपार्टमेंट में। वही रागिनी जी उन तीनों के थोड़ा करीब जाकर, जिससे उन तीनों के अलावा कोई न सुन सके, तुम तीनों भूल गए हो हम सभी को अवि के मन की बातें सुनाई देती है, और जो भी वह मन में कहती है वह सच होता है। अब तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर रागिनी जी की तरफ देख तीनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं। हाँ कहते हैं तीनों ध्यान से रागिनी जी को देखने लगते हैं। उन्हें लगता है अब उन्हें डांट पड़ेगी, पर आगे जो रागिनी जी ने कहा उसे सुनकर वो तीनों ही नहीं वहां खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। अब आगे, रागिनी जी वेल डन। अब सभी की नजरें उन्हीं पर थी। रागिनी जी सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर उनसे कहती, क्या तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। दक्ष दादी आप हमसे नाराज नहीं है, हमने दोनों आंटियों की ऐसी हालत की। दक्षी और ऋषि, हाँ कहते हैं। रागिनी जी तुम तीनों ने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया जिससे मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने सही किया, बट मैं तुम लोगों से एक बात से नाराज हूँ। ऋषि, दक्ष और दक्षी, क्या। रागिनी जी तुम लोगों ने मुझे शामिल नहीं किया। दक्ष और दक्षी उनके पैरों को गले लगा लेते हैं और उनसे कहते, दादी नेक्स्ट टाइम हम आपको भी जरूर शामिल करेंगे। रागिनी जी अपना हाथ आगे करते हुए प्रॉमिस, दक्ष और दक्षी उनके हाथ पर हाथ रखते हुए प्रॉमिस, तीनों मुस्कुराने लगते हैं। वही ऋषि भी खुश था। अवि राकेश जी के करीब जाते हुए कहती है, डैड आज मोम ने कुछ गलत खा लिया था क्या। राकेश जी मुझे भी ऐसा लग रहा है। वही अक्षत अवि का हाथ पकड़ते हुए, हमें जाना होगा शूटिंग के लिए। अवि हाँ में गर्दन हिलाती है। अक्षत उसे वहां से ले जाता है। वही काजल ने सब देखा जो वहां हुआ। उसे काफी गुस्सा आ रहा था जब रागिनी जी ने उन सभी को कुछ नहीं कहा। काजल अपनी मुट्ठियां कसते हुए, इस बुढ़िया से तो मैं बाद में निपटाई, पहले इन दो चूजों से छुटकारा पाना होगा। वह अपने कमरे में जाकर किसी से कॉल पर बात करती है। कॉल खत्म हो जाने के बाद वह शैतानी की तरह हंसने लगती है। वही दूसरी तरफ देवेश और वीर को भी काफी हंसी आ रही थी काजल और मीनाक्षी की ये हालत देख। वीर देवेश से कहता है, भाई मेरे भतीजा और भतीजी सेम टू सेम ऋषि भाई और मुझ पर गए हैं। हम भी ऐसी ही शैतानियां करते थे। देवेश अपनी आंखें छोटी करता है और मन में कहता है, मुझे दक्ष और दक्षी को इन दोनों जोकरों जैसे नहीं बनने देना है। उनको इनसे दूर रखना होगा, पर उससे पहले मुझे श्रेया को मनाना होगा। वह अपनी सीट से खड़ा होकर हाथ में कोट लेते हुए बाहर जाते हुए कहता है, आज की मीटिंग्स तुम संभालोगे, मैं तुम्हारी भाभी को मनाने जा रहा हूँ। वीर चिखते हुए, भाई ये सब मैं कैसे हैंडल करूंगा। देवेश कैबिन से बाहर निकलते हुए, मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम कर लोगे। वीर चिंता रहता है भाई भाई पर, तब तक देवेश जा चुका था। देवेश श्रेया के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग के बाहर आता है।
वह कार से निकल अपने हाथों में फ्लावर्स का बूते पकड़ श्रेया के अपार्टमेंट की तरफ चल देता है। उसने आज श्रेया का पूरा शेड्यूल पहले ही चेक कर लिया था। आज श्रेया का कोई भी शूट नहीं था, इसलिए वह आज घर पर ही रेस्ट कर रही थी। वह श्रेया के अपार्टमेंट की डोरबेल बजाता है। वही श्रेया दक्षी और रागिनी जी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। जैसे ही डोरबेल की आवाज सुनती है, वह दरवाजा खुलने के लिए चली जाती है। पर जैसे ही दरवाजा खोलती है, देवेश को सामने पाती है। देवेश को देख वह दरवाजा बंद करने को होती है, उससे पहले ही देवेश अपना एक हाथ बीच में कर देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। देवेश चिक पड़ता है। वही श्रेया तो शॉक में चली गई थी। देवेश को चिकता देख वह उससे बार बार सॉरी कहती है। आई एम रियली सॉरी सर, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। वह उसका हाथ पकड़ फूंक मारने लगती है और उसे अंदर ले जाकर सोफे पर बैठने को कहती है। वह जल्दी से मेडिकल किट लेकर आती और मेडिसिन लगाने लगती है। देवेश तो बस श्रेया को ही देखे जा रहा था, बिना ब्लिंक करे हुए। उसे श्रेया का उसकी ऐसे केयर करना अच्छा लग रहा था। श्रेया मेडिसिन लगाने के बाद देवेश की तरफ देखती है, जो उसे ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। उनको ध्यान ही नहीं था अपने आस पास का। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। अब दोनों एक बीच में 1 इंच का फासला था। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज आती है। तब दोनों होश में आते हैं। श्रेया जल्दी से देवेश से दूर हो जाती है, उस तरफ देखने लगती है जहां से खांसने की आवाज आई थी। ये रागिनी जी और राकेश जी थे। दक्ष और दक्षी भी थे, जो लैपटॉप में चल रही वीडियो कॉल से सब देख रहे थे। दक्षी देवेश को देख एक्साइटेड होते हुए कहती है, हेलो डैड। देवेश, हेलो प्रिंसेस। दक्षी, डैड आप मम्मा को जल्दी लेकर हमारे पास आ जाओ। मैं और भाइयों आपको बहुत मिस करते हैं। देवेश, आई ऑल्सो मिस यू सो मच प्रिंसेस एंड माई लिटिल चैम्प। आप दोनों चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपकी मम्मा को मना के घर ले आऊंगा। दक्ष, मॉम आप जरा ठग लोगों से दूर रहना। देवेश घूर कर दक्ष को देखने लगता है। वह अपने मन में, ये लड़का मुझे ठग बोल रहा है, क्या इसे ठग लग रहा हूँ। श्रेया, ओक चैम्प। देवेश श्रेया से पानी मांगता है। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। श्रेया पानी लेने के लिए किचन की तरफ चली जाती है। श्रेया के जाने के बाद रागिनी जी और राकेश जी नालायक जल्दी ही मेरी बहू को मनाकर घर ले आ। हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। देवेश, मॉम मैं जल्दी ही आपकी बहू को घर ले आऊंगा। दक्षी, ऑल द बेस्ट डैड। देवेश, थैंक्स प्रिंसेस राजकुमारी। अब वह कॉल कट कर देता है। वही श्रेया देवेश के लिए पानी लेकर आ रही थी। वह उसे पानी देती है। देवेश पानी पी लेता है। वह श्रेया से बात करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी श्रेया उसे वहां से जाने के लिए कहती है। चैप्टर 35 देवेश, श्रेया, दक्ष और दक्षी की जान को खतरा। अब तक श्रेया के जाने के बाद रागिनी जी और राकेश जी नालायक जल्दी ही मेरी बहू को मनाकर घर ले आ। हम सभी उसका इंतजार कर रहे हैं। देवेश, मॉम मैं जल्दी ही आपकी बहू को घर ले आऊंगा। दक्षी, ऑल द बेस्ट डैड। देवेश, थैंक्स प्रिंसेस राजकुमारी। अब वह कॉल कट कर देता है। वही श्रेया देवेश के लिए पानी लेकर आ रही थी। वह उसे पानी देती है। देवेश पानी पी लेता है। वह श्रेया से बात करने के बारे में सोच रहा होता है, तभी श्रेया उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब आगे देवेश सोफे से खड़ा होते हुए अपने घुटने के बल बैठ उससे कहता है, आई एम सॉरी श्रेया। मैं जानता हूँ मेरी गलतियों की वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है। मैं पास्ट को नहीं बदल सकता, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें और अपने बच्चों को फ्यूचर में कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक चांस दे दो, मेरी गलतियां सुधारने को और तुम्हें और बच्चों को प्रोटेक्ट करने को। बस एक लास्ट चांस प्लीज। श्रेया देवेश के ऐसे घुटने के बल बैठते से हैरान हो जाती है। वह उसे खड़ा होने को बोलती है। देवेश मना कर देता है। देवेश, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी और एक चांस नहीं दोगी, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। श्रेया, सर ये क्या बेवकूफी है। प्लीज खड़े हो जाए, वरना आपके पैरों में दर्द हो जाएगा। देवेश, हो जाने दो। तुम्हारे दर्द के आगे ये कुछ भी नहीं है। तुमने इतने सालों में इससे कई गुना ज्यादा दर्द झेला है। क्या मैं इतना भी नहीं सह सकता। श्रेया, सर आप कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं। उठिए जमीन से। वह देवेश का हाथ पकड़ उठाने लगती है, पर देवेश बिल्कुल भी नहीं हिलता।
देवेश ने कुछ कहने को अपना मुंह खोला ही था, तभी उसके फोन पर रागिनी जी की कॉल आती है। पहले वह इग्नोर कर देता है। वह दोबारा कॉल करती है। देवेश कॉल पिक कर लेता है। कॉल की दूसरी तरफ से रागिनी जी, देवेश हम घूमने के लिए पार्क में आए थे। अब दक्ष और दक्षी कहीं नहीं मिल रहे, हमने सब जगह देख लिया। देवेश जमीन से खड़ा हो जाता है। व्हाट? मॉम, मैं अभी आता हूँ। वह कॉल कट कर देता है। तभी उसकी नजर श्रेया पर जाती है जो उसी की तरफ देख रही थी। देवेश मन में, अगर मैंने श्रेया को बताया दक्ष और दक्षी मिल नहीं रहे तो ये परेशान हो जाएगी। देवेश श्रेया की तरफ देखते हुए, मॉम को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। वह उसके माथे पर हल्का कीस करते हुए वहां से जल्दी चला जाता है। तभी श्रेया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। वह जैसे ही फोन पर आई वीडियो चेक करती है, उसके हाथ से फोन छूट जाता है। तभी फोन पर एक और नोटिफिकेशन आती है। वह फोन को उठा नोटिफिकेशन रीड करती है। एमएसजी में लिखा था, अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहती हो तो इस जगह पर आ जाओ। तुम्हें अकेले ही आना होगा। अगर तुमने ये बात पुलिस को इन्फॉर्म करी तो हम तुम्हारे दोनों बच्चों को जान से मार देंगे। श्रेया को समझ नहीं आता वह क्या करे। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी वह अपना फोन और गाड़ी की चाबी लेकर बिना बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर के वहां से निकल जाती है, किडनैपर की बताई हुई लोकेशन की तरफ। वही देवेश के बॉडीगार्ड्स जो देवेश ने श्रेया की प्रोटेक्शन के लिए रखे थे, वो देवेश को इन्फॉर्म कर देते हैं, सर श्रेया मैम बिना बॉडीगार्ड्स और ड्राइवर के चली गई है। देवेश को अब बॉडीगार्ड्स पर गुस्सा आता है। तुम लोग कहाँ मर गए थे? हेड बॉडीगार्ड, सर मैम ने हमें मना किया था। देवेश श्रेया का पीछा करो और मुझे भी लाइव लोकेशन सेंड करो, मैं भी वहां आता हूँ। देवेश समझ गया था जरूर श्रेया के पास किडनैपर का एमएसजी आया होगा। वह अपने फोन में बॉडीगार्ड के द्वारा भेजी लाइव लोकेशन को ट्रेस करने लगता है और रागिनी जी और ऋषि को एमएसजी कर देता है वो लोग घर चले जाए। वो दक्ष और दक्षी को अपने साथ लेकर आ जाएगा। थोड़ी देर में श्रेया उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां किडनैपर ने आने को कहा था। ये एक जंगल एरिया था। इस जंगल एरिया में एक खंडर सी बिल्डिंग थी। श्रेया उस बिल्डिंग के अंदर जाने लगती है। देवेश भी पहुंच गया था। वह भी श्रेया के पीछे पीछे अंदर चला जाता है। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं, दक्ष और दक्षी उन्हें चेयर पर बंधे हुए दिखते हैं। दोनों उन दोनों को चेयर से फ्री करने लगते हैं। तभी उनके पास एक बॉल आती है। श्रेया और देवेश दोनों डर जाते हैं। उनको लगता ये बालम है। तभी उस बादल से धुआं निकलने लगता है। देवेश उस धुआं को सूंघ समझ जाता है ये पॉइजनिंग गैस है। वो श्रेया के साथ दक्ष और दक्षी को लेकर बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही दोनों गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, गेट नहीं खुलता। दक्ष और दक्षी श्रेया से, मॉम हमें सांस नहीं आ रही। देवेश और श्रेया दोनों परेशान हो जाते हैं। देवेश अपने आसपास कुछ देखने लगता है पर वहां कुछ नहीं मिलता। वही बिल्डिंग से बाहर दो आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी, अबे मैडम ने बोला था उस लड़की और उसके दोनों बच्चों को मारना है, पर यहाँ तो एक और लड़का भी है, वो मर गया तो। दूसरा आदमी, वो लड़का ही बीच में आया है, हमारी कोई गलती नहीं है। पहला आदमी, अगर उस मैडम को पता लगा तो। दूसरा आदमी, जब तक उस मैडम को पता लगेगा तब तक ये लोग टपक गए होंगे। हमें बस अपने काम और पैसों से मतलब है। ये दोनों आदमी काजल ने अपॉइंट किए थे। दूसरा आदमी काजल को फोन करके बताता है, मैडम आपने जैसे कहा था वैसा हो गया, अब आप हमारे पैसे दे दीजिए। काजल, और मैं सेंड कर दूंगी। जैसे ही कॉल कट होता है तभी देवेश के बॉडीगार्ड उन दोनों को पकड़ लेते हैं। देवेश ने बॉडीगार्ड्स को बाहर ही रुकने के लिए कहा था, पर उन्हें काफी देर तक देवेश बाहर आता नजर नहीं आता। वो समझ जाते हैं जरूर कुछ गड़बड़ है। वो वहां पहुंचते तो उन्हें उन दोनों की बातें सुनाई दे जाती है। हेड बॉडीगार्ड उन दोनों को दूसरे बॉडीगार्ड के हवाले कर जल्दी से बिल्डिंग का गेट खोलने की कोशिश करता है, पर गेट नहीं खुलता। वह वापस उन दोनों आदमियों के पास जाता है और उनसे चाबी मांगता है। उन दोनों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी बॉडीगार्ड के पीटने की वजह से। उनमें से दूसरा आदमी चाबी निकाल के हेड बॉडीगार्ड को दे देता है। हेड बॉडीगार्ड जल्दी से गेट खोलता है। उसे चारों लोग जमीन पर बेहोश नजर आते हैं। वो और बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उन चारों को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है। तभी हेड बॉडीगार्ड के फोन पर अवी का फोन आता है। अवी, जतिन भाई भाई कहाँ है?
हेड बॉडीगार्ड मैम, हम सर, मैडम, छोटी मैडम और छोटे सर को सिटी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। अभी हम भी वहां पहुंचते हैं। अभी और अक्षत सिटी हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। अक्षत तो तब से सोच में ही था। फ्लैशबैक, अभी अपने सीन शूट कर रही थी तभी उसे पिकू की आवाज आती है, मास्टर आपके भाई, भाभी और दक्षी की जान खतरे में है। काजल ने 2 लोगों को हायर किया था, उन्हें जान से मारने के लिए हायर किया था। उन लोगों ने दक्ष और दक्षी को किडनैप किया और श्रेया को ब्लैकमेल करके वहां बुलाया जहां दक्ष और दक्षी को किडनैप किया था। आपके भाई भी तब तक वहां पहुंच चुकी थे। अब उनकी जान खतरे में है। तभी अभी शूटिंग छोड़कर वहां से निकल जाती है बिना डायरेक्टर को बताए। वही सब लोग उसे ऐसे भागता देख हैरान हो जाते हैं। वही अक्षत भी उसको ऐसे भागता देख उसके पीछे निकल जाता है। अभी कार में बैठ कार स्टार्ट करती है तभी अक्षत भी कार की पैसेंजर सीट खोल बैठ जाता है। वह अभी से पूछता है, तुम वहां से ऐसे क्यों भागी? अभी मैं तुम्हें बस इतना बता सकती ही, भाई, भाभी और दक्ष और दक्षी की लाइफ को खतरा है। अक्षत उससे कुछ नहीं पूछता। वो लोग आधे रास्ते ही पहुंचे थे तभी अभी को फिर से चीकू की आवाज आती है, मास्टर आपके उन सभी को आपके बॉडीगार्ड्स ने बचा लिया है। तभी अभी जतीन को कॉल कर देती है। फ्लैशबैक एंड चैप्टर 36 ऋषि ने सिखाया काजल को सबक। अब तक वह अभी से पूछता है, तुम वहां से ऐसे क्यों भागी? अभी मैं तुम्हें बस इतना बता सकती ही, भाई, भाभी और दक्षी की लाइफ को खतरा है। अक्षत उससे कुछ नहीं पूछता। वो लोग आधे रास्ते ही पहुंचे थे तभी अभी को फिर से चीकू की आवाज आती है, मास्टर आपके उन सभी को आपके बॉडीगार्ड्स ने बचा लिया है। तभी अभी जतीन को कॉल कर देती है। फ्लैशबैक एंड अब आगे सिटी हॉस्पिटल में श्रेया, दक्ष और दक्षी का ट्रीटमेंट कर उन्हें एक वार्ड में ट्रांसफर कर दिया था। वही देवेश की हालात काफी खराब हो गई थी। उसने श्रेया, दक्ष और दक्षी को प्रोटेक्ट किया था। उनके प्रोटेक्शन की वजह से वह खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया जिससे पॉइजनस स्मोक उसके अंदर तक जा चुका था। देवेश इस वक्त तो टीटी में मौजूद था। अभी और अक्षत पहे ही पहुंच चुके थे। अभी काफी परेशान हो गई थी। अक्षत उसे संभाल रहा था। थोड़ी देर में राकेश जी, रागिनी जी, ऋषि और वीर भी वहां पहुंच जाते हैं। रागिनी जी को वहां देख अभी उनके गले लग जाती है। वह रोते हुए कहती है, मॉम, भाई की हालात ठीक नहीं है। रागिनी जी उसे सांत्वना देते हुए, प्रिंसेस तुम इतना परेशान मत हो, देखना वह जल्द ही ठीक हो जाएगा। वह बहुत स्ट्रांग है। रागिनी जी अभी को तो सांत्वना दे रही थी बट वह भी अंदर से टूटी हुई थी। चाहे माँ अपने बच्चों से कितना भी नाराज हो पर कोई भी माँ अपने बच्चों को कभी इस हालात में नहीं देख सकती। वह सभी बच्चों से बराबर ही प्यार करती है। राकेश जी को रागिनी जी की हालात समझ आ रही थी। वह भी उन दोनों के गले लग जाते हैं और उन्हें हिम्मत देने लगते हैं। तभी ऋषि वहां खड़े जमीन से पूछता है, पर ऐसा कौन है जिसने इतना घिनौना काम किया? पहले दक्ष और दक्षी को किडनैप किया, फिर भाई और भाभी की ये हालत। दक्ष, दक्षी और भाभी कहाँ है? वो लोग तो ठीक है ना? राकेश जी, रागिनी जी, वीर और ऋषि जतीन की तरफ देख रहे थे। जतीन सर, श्रेया मैम, यंग मास्टर और यंग मैडम ठीक है, उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, उन्हें जल्द ही होस्ट आ जाएगा और हमने उन लोगों का भी पकड़ लिया है जिन्होंने यंग मास्टर और यंग मैडम को किडनैप किया था। पर वो सिर्फ मोहरे है। असली मास्टरमाइंड कोई और है, हम उसे पता लगाने की कोशिश कर रहे। अभी मन में ये जरूर काजल ने कराया होगा। वो ही उनकी बॉस होगी। उसके अलावा इतनी घटिया हरकत कर भी कौन सकता है? वैसे भी लास्ट लाइफ में जब उसे दक्ष, दक्षी और श्रेया भाभी की खबर मिली थी उसने तब भी उन्हें जान से मरवा दिया था। तब भाई को उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए वो अपनी जान गंवा बैठे थे। बट इस लाइफ में भाई ने इन तीनों को बचा लिया। अगर उसे फिर से इनके जिंदा होने की खबर मिली वह इन्हें दोबारा जान से मारने के बारे में सोचेगी। पर मैं अब अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगी। आज उसने मेरे भाई, भाभी और गोली मोलू की जान लेने की कोशिश की, आज उसे मैं अच्छा सबक सिखाने रहूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा मन कर रहा है उसे जान से मार दूं बट अभी मैं उसे मार नहीं सकती। पर उसकी जिंदगी हेल जरूर बनाऊंगी। सब मन में कहते हुए उसके चेहरे पर काफी गुस्सा था। वही सभी ने अवी के मन की बात सुन ली, उन सभी के चेहरे पर भी काफी गुस्सा था। तभी ओटीटी रूम से डॉक्टर्स बाहर आते हैं। सबका ध्यान अब डॉक्टर्स पर चला जाता है। डॉक्टर, अब मिस्टर देवेश की जान खतरे से बाहर है।
बट उन्हें काफी रेस्ट करना होगा। हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। 1 या 2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। तब आप सब उनसे मिल सकते हैं। इतना कह डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। वही वीर और ऋषि, मॉम हमें कुछ काम आ गया है, हमें जाना होगा, भाई के होश आने तक हम वापस आ जाएंगे, तब तक आप भाभी दक्ष और दक्षी से मिल लीजिए। वो दोनों जतीन को अपने साथ ले जाते हैं। वही अक्षत हॉस्पिटल की टाइट सिक्योरिटी करवा देता है ताकि कोई खतरा न हो। वही हॉस्पिटल से निकलते ही वीर और ऋषि एक दूसरे से बातें करते हैं। वीर, भाई अवि ने जो कहा वो सुना आपने? ऋषि, हाँ, इस बार काजल ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, उसे अच्छा सबक सिखाना होगा। वीर, हाँ भाई, मुझे तो अफसोस हो रहा है उसे अपनी बहन की जगह देने पर। हमने उसे कितना प्यार दिया, आज उसने उसे प्यार का नाजायज फायदा उठाया है। भाई अवि की बातों से लगता है उसका रिबॉर्न हुआ है। जब भी वह मन में कुछ बात लास्ट लाइफ के बारे में कहती है, उसकी उन बातों में काफी दुख, दर्द और गुस्सा नजर आता है। उसकी मन की बातों को सुनकर उसकी बातों में दर्द साफ नजर आता है। हमने उसे लास्ट लाइफ में काजल की वजह से बहुत दर्द दिया है। उसकी लास्ट लाइफ काजल और हमारी वजह से बर्बाद हो गई। बट इस लाइफ में न तो हम एक खरोच अवि को आने देंगे और न ही उसे किसी दर्द का सामने करने देंगे। खुद तो क्या, किसी दूसरे को भी उसको चोट और दर्द नहीं पहुंचाने देंगे। अगर किसी ने उसे चोट या दर्द पहुंचाने की कोशिश की, सबसे पहले उन्हें हमसे सामना करना होगा। वही ऋषि तो एकटक वीर को देखे जा रहा था। वीर को जब ऋषि से कोई जवाब नहीं मिलता, वह उसकी ओर देखता है जो उसे एकटक देख रहा था। वीर भाई, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? ऋषि, मैं बस अपने छोटू से भाई को देख रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा मचकिया भाई जो हर वक्त मजाक मस्ती करता रहता है, वह इतनी सीरियस बातें भी कर सकता है। वीर भाई, मैं पहले भी ऐसी ही बातें करता था, वो तो आप लोग ही मेरी बातों को मजाक में ले जाते थे। ऋषि उसके सर पर हाथ फेरते हैं। तब तक जतीन भी कार लेके आ जाता है। तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां किडनैपर्स को रखा था। उनकी हालत कारी खराब थी क्योंकि बॉडीगार्ड्स ने पहले ही उन्हें बहुत मारा था। अब ऋषि और वीर भी उन दोनों को मारने या कहीं उन दोनों पर अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। वो किडनैपर्स रोते हुए, प्लीज सर, हमें माफ कर दीजिए, हमने तो पैसों के लालच में आकर किडनैपिंग और उन लोगों को मारने की सुपारी ली थी। ऋषि उन दोनों को लात मारते हुए, बता किसने करवाया तुमसे ये सब? उनमें से एक से, हमें तो फोन पर एक मैडम ने उन दोनों बच्चों की फोटो भेजी थी, उन्हें किडनैप करके उनकी मॉम को ब्लैकमेल करके वहां बुलाने की, फिर उसके बाद उन तीनों को वहां बंद करके जहरीला धुआं छोड़ने की। पता नहीं वहां एक लड़का कैसे आ गया। हमें तो बस अपने काम से मतलब होता है, तो हमने उस लड़के को भी उनके साथ बंद कर दिया। काम हो जाने के बाद उस मैडम ने हमारे पैसे भी हमें भेज दिए। वीर उन्हें एक लात मारते हुए बोल, कौन थी वो लड़की, तुम्हें कहाँ मिली और उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? उनमें से दूसरा आदमी, सर, हम उन मैडम से कभी नहीं मिले, उन मैडम ने हमें कॉल पर ही ऑर्डर दिया था और ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे। सर, हमारे फोन में आपको सारे सबूत मिल जाएगा। सर, हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए, प्लीज अब तो हमें जाने दो। वीर और ऋषि उन दोनों को एक एक लात और मारते हुए, अभी कैसे छोड़ दे तुम्हें, अभी हमारे बड़े भाई को हिसाब करना बाकी है तुमसे, तुम दोनों की खातिरदारी का मौका उन्हें भी दो। वैसे भी तुम्हारी खातिरदारी के असली हकदार वो ही है। इतना कह वह वहां से चले जाते हैं। वही जतीन भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। ऋषि जतीन से एक लैपटॉप और किडनैपर्स का फोन मांगता है। तीनों कार में बैठे हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। वही ऋषि की उंगलियां तेजी से लैपटॉप पर चल रही थी। थोड़ी देर में सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। ऋषि वीर से, ये काजल का दूसरा अकाउंट है जिससे किडनैपर्स को पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, और ये नो भी उसका दूसरा नो है। इन दोनों को वह इलीगल काम के लिए इस्तेमाल करती है। वीर भाई, इस काजल को सबक सिखाना होगा। ऋषि मैं समझ गया क्या करना है। वह बैंक मैनेजर को कॉल कर काजल के सभी क्रेडिट कार्ड्स को बंद करने को बोलता है, और सभी जगह जहां जहां काजल शॉपिंग और लंच, डिनर, क्लब जाती थी, उन सभी जगह से वह उसे ब्लैकलिस्ट करवा देता है। कॉल एंड करने के बाद ऋषि के चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वह वीर से कहता है, पैसा और रिच होने का दिखावा करना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब वो ही उसका पास नहीं रहेगा। वीर ऋषि के गाल पर एक किस करते हुए, वाओ भाई, आपने तो दिल खुश कर दिया। आप हमेशा मेरा दिल जीत लेते हो।
आपको उस चुड़ैल की सारी कमजोरी भी मालूम है। ऋषि, मुझे तेरी भी सारी वीकनेस मालूम है। वीर मून फाड़े उसे देखता है और उससे पूछता है, भाई आपको कैसा पता? ऋषि, बिकॉज आई एम जीनियस। वीर, ये तो है, आप सच में जीनियस हो। तभी जतीन उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें काजल स्टोर में शॉपिंग कर रही थी। पेमेंट के टाइम पर उसके किसी भी कार्ड ने काम नहीं किया, जिससे उसकी बहुत बेइज्जती हुई। वह गुस्से में वहां से निकल दूसरी स्टोर पर जाती है, पर वहां उसे घुसने भी नहीं दिया जाता। वही क्लब से भी उसे बाहर ही रोक दिया जाता है और उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया जाता है। आज उसकी काफी इंसल्ट हुई थी, जिसे वह सहन नहीं कर पा रही थी। वह सड़क पर ही पागलों की तरह लोगों से झगड़ा कर रही थी। इस सभी घटना की वीडियो किसी ने इंटरनेट पर यानी सोशल मीडिया पर डाल दी थी। ये काफी वायरल भी हो गई थी। सब उसे गालियां दे रहे थे। ये वीडियो देख वीर को बहुत मजा आ रहा था। वीर, इसकी ऐसी हालात देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऋषि, अभी भी काजल की एक ताकत है जिसे हमें तोड़ना होगा। वीर, वो क्या भाई? ऋषि, अभिनव भाई। अभी अभिनव भाई को काजल की सच्चाई नहीं मालूम। तुमको तो पता है न, अभिनव भाई की जान है वो। वह अभिनव भाई की जरूर हेल्प लेगी। अभिनव भाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, हमें उसकी इसी ताकत को तोड़ना होगा। चैप्टर 37 श्रेया का कन्फेशन एंड डॉक्टर रक्षिता। अब तक ये वीडियो देख वीर को बहुत मजा आ रहा था। वीर, इसकी ऐसी हालात देख मुझे बहुत मजा आ रहा है। ऋषि, अभी भी काजल की एक ताकत है जिसे हमें तोड़ना होगा। वीर, वो क्या भाई? ऋषि, अभिनव भाई। अभी अभिनव भाई को काजल की सच्चाई नहीं मालूम। तुमको तो पता है न, अभिनव भाई की जान है वो। वह अभिनव भाई की जरूर हेल्प लेगी। अभिनव भाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, हमें उसकी इसी ताकत को तोड़ना होगा। अब आगे तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। देवेश को होश आ गया था। राकेश जी, रागनी जी, अक्षत, अभी चारों देवेश के रूम में मौजूद थे। ऋषि, वीर और जतीन भी वहां पहुंच जाते हैं। वही देवेश श्रेया और दक्षी से मिलने की जिद कर रहा था। सभी उसे समझा रहे थे वो लोग ठीक है, डॉक्टर ने उनको इंजेक्शन दिया है जिस वजह से वो बेहोश है। पर देवेश किसी की मान ही नहीं रहा था। तभी अभी कहती है, भाई आप चाहते हैं भाभी आपको माफ कर दे और आपके साथ रहने लगे, तो आपको मेरी बात माननी होगी। जैसा मैं कहूंगी वैसा करना होगा। देवेश शांत हो जाता है। अभी सभी को अपने प्लान के बारे में बताती है। 1 घंटे बाद सभी देवेश के कमरे के बाहर खड़े थे। डॉक्टर देवेश का चेकअप कर रहे थे। तभी श्रेया अपने रूम से निकल कर आती है। अभी श्रेया को देख सबको एक्टिंग स्टार्ट करने के लिए बोलती है। सभी अपना मायूस चेहरा बना लेते हैं। वही श्रेया उनके पास पहुंच चुकी थी। वह उनसे देवेश के बारे में पूछती है। कोई उसे कुछ नहीं बताता, सब शांत खड़े रहते हैं। वही श्रेया अवी के पास जाती है। वह उससे पूछती है, अवी देवेश सर कहाँ है, वो ठीक तो है ना? अवी उसे कुछ जवाब नहीं देती। श्रेया, अवी बोलो ना देवेश सर ठीक है। अवी उदासी चेहरा बनाते हुए देवेश के रूम की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो भाभी, भाई। इसके आगे वह कुछ नहीं कहती। वही श्रेया हल्के हल्के कदम से देवेश की रूम की तरफ चली जाती है। उसमें से डॉक्टर बाहर निकलते हैं। श्रेया उनसे पूछती है, डॉक्टर देवेश सर कैसे है, वो ठीक तो है ना? वही डॉक्टर अपना सर नीचे कर लेते हैं। डॉक्टर के ऐसे रिएक्शन से श्रेया अपनी जगह जम जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। श्रेया की ऐसी हालात देख सब अवी से कहते हैं, अवी ये कुछ ज्यादा हो गया है। देखो श्रेया की क्या हालत हो गई है, हमें उसे सच बता देना चाहिए। अभी मॉम, डैड और भाई आप सभी बस देखते जाए आगे क्या क्या होता है। अगर आपने अभी भाभी को रोक दिया तो वो कभी भी भाई से अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगी और नहीं भाई उनके दिल की बात जान पाएंगे। मैं मानती हूँ ये तरीका गलत है, भाभी को बहुत दुख पहुंच रहा है, पर मेरा यकीन करिए सब अच्छा होगा। अभी मन में जहां तक मुझे याद है, लास्ट लाइफ में भाभी भाई ऐसे हॉस्पिटल मिलने आई थी, तब उन्होंने अपना प्यार कन्फेस किया था। तब भाई बेहोश थे, बट अब भाई होश में है। तब भाई एक्सीडेंट के कारण हॉस्पिटल में थे, बट अब अलग सिचुएशन में हॉस्पिटल में है। पर हॉस्पिटल वाला सीन सेम है। क्या पता आज भी भाभी कन्फेस कर दे। वही श्रेया दौड़कर देवेश के पास जाती है और उसे लिफ्ट कर यानी सीने पर सर रख रोने लगती है। श्रेया रोते हुए, देवेश आप मुझसे ऐसा अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं आपके बिना नहीं जी सकती, प्लीज देवेश उठ जाए ना। मैंने आपको माफ कर दिया, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। प्लीज देवेश उठ जाए।
आई लव यू सो मच देवेश, आई लव यू। आपको पहली नजर देखते ही मुझे प्यार हो गया था। जब मैं आपसे दूसरी बार मिली तब मैं आपको बताना चाहती थी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बट आपने ही मुझे गलत समझ लिया। अब मैंने अपना प्यार आपसे कन्फेस कर दिया है, मैं बस आपके और हमारे बच्चों के साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज देवेश सर, उठ जाए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब तो उठ जाए। देवेश अब भी नाटक करता रहता है, वह तो काफी इमोशनल क्राइंग हो गया था। आज उसे पूरे जहां की खुशियां मिल गई थी। तभी श्रेया कहती है अगर आप नहीं उठे तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। जैसे ही देवेश श्रेया के मुंह से उसे छोड़कर जाने की बात सुनती है, वह श्रेया का हाथ पकड़ उसे खींच लेता है। श्रेया उसके ऊपर जा गिरती है। देवेश, श्रेया से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की, तुम्हें तो मैं इतना कह, वह श्रेया को किस करने लगता है। वही श्रेया तो शॉक हो गई थी। वही दरवाजे पर खड़े सभी देवेश के इस रिएक्शन से हैरान और खुश थे। तभी उन्हें दो छोटे छोटे शरीर नजर आते हैं जो अपने मुंह पर हाथ रख सामने देख रहे थे। दक्षी, दक्ष से भाई क्या अब मम्मा भी हमारे साथ रहेंगी? दक्ष, शायद। आज दक्ष के चेहरे पर भी मुस्कान थी। तभी रागिनी जी उन दोनों को पीछे खींच लेती है और सभी को देवेश और श्रेया को डिस्टर्ब न करने के लिए कहती है। कमरे से बाहर, रागिनी जी तुम दोनों बहुत बदमाश हो गए हो। तुम दोनों चुपके चुपके ये सब देख रहे थे। दक्ष दादी, आप सब भी तो सब देख रहे थे। और आप सब ने अकेले अकेले ही सब प्लान कर लिया, हमें अपने प्लान में शामिल भी नहीं किया। वो तो हमने एंजल की मन की बात सुन ली थी, हमें पूरे प्लान के बारे में मालूम हो गया। अभी हैरान होते हुए, क्या तुम्हें मेरे मन की बातें सुनाई देती है? ऋषि दक्ष के कुछ बोलने से पहले कहता है। अभी उसके कहने का मतलब है उसने तुम्हारे मन में चल रहे प्लान जब तुम हमें बता रही थी तब सुन लिया था। अभी नहीं भाई, मैंने क्लियर सुना था। दक्ष ने कहा था कि उसने मेरे मन की बता सुनी। दक्ष एंजल, मैंने कहा था आपके मन के सारे प्लान आप सबको बता रही तब सुने। अभी पर मैंने। अक्षत बेबी तुम बस मेरी बातों पर ध्यान दिया करो। वीर ओ लैला मजनू, यहाँ जगह तो देख लो। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। जब देखे जहाँ जगह मिले शुरू हो जाते हो। अक्षत, हम पर ध्यान देने से अच्छा है तुम अपनी जीएफ ढूंढने में ध्यान दो। वीर का मुंह बन जाता है। वही अंदर कमरे में श्रेया अपने आप को देवेश से फ्री करती है। वह उसे गुस्से में देखते हुए कहती आप नाटक कर रहे थे। देवेश मुस्कुराते हुए कहता है अगर मैं नाटक न करता तो तुम्हारे मन की बातें मुझे कैसे पता लगती? मुझे कभी मालूम नहीं पड़ता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। श्रेया शर्माते हुए देवेश के गले लग जाती है। वही देवेश उसे आई लव यू टू श्रेया, आई लव यू सो मच सच। तभी उनको खांसने की आवाज आती है, दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। जहां सभी खड़े मुस्कुरा रहे थे। सभी को मुस्कुराता देख श्रेया हमें जाती है, ये सभी का प्लान था। दक्ष और दक्षी दौड़कर श्रेया के गले लग जाते हैं। वही दक्ष देवेश से थैंक्स डैड हमारी जान बचाने के लिए। दक्ष के मुंह से अपने लिए डैड सुनकर देवेश के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वह दक्ष को गले लगा लेता है। आज फाइनली दक्ष ने उसे डैड कहा था। देवेश नम आंखों से चैंप, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगा। आपको थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। वही रागिनी जी, ऋषि से ऋषि भाई और भाभी के डिस्चार्ज पेपर रेडी कराओ। अभी मॉम डैड हम घर चलकर भाई और भाई के घर आने की तैयारियां करते हैं। राकेश जी और रागिनी जी वहां से निकल जाते हैं। अक्षत और वीर भी वहां से निकल अवी का वेट करने लगते हैं। वही अवी दक्ष और दक्षी के साथ रुकती है। तभी उस वार्ड में एक फीमेल डॉक्टर आती है। वह दक्ष, दक्षी और श्रेया का चेकअप करके जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर बाहर से आ रहे ऋषि से हो जाती है, दोनों जमीन पर जा गिरती है। डॉक्टर और ऋषि के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। वही ऋषि की नजरें तो उस फीमेल डॉक्टर से हटती ही नहीं है। तभी अवी को चीकू की आवाज सुनाई देती है, मास्टर आप देवेश, श्रेया, दक्ष और दक्षी की जान बचाने में कामयाब हुई। आपको 10 इयर्स की लाइफलाइन मिलती है और साथ में ही आपको आपके नए टास्क यानी दूसरी भाभी की जान बचाने का क्लू भी। अभी जो फीमेल डॉक्टर वार्ड में आई थी वही आपकी दूसरी भाभी है। अभी मन में क्या? डॉक्टर रक्षिता ही वही लड़की है, यानी डॉक्टर रक्षिता ही मेरी भाभी है। वही देवेश, ऋषि और दक्षी को आवाज सुनाई दे जाती है। तभी ऋषि का ध्यान टूटता है। वह जल्दी से डॉक्टर रक्षिता से दूर होता है और खड़ा हो जाता है।
और एकटक डॉक्टर रक्षिता को देखता रहता है। वही डॉक्टर रैक्साइटा खड़ी होती है, वह सॉरी कहकर वहां से जाने को होती है। ऋषि उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच उसे गले लगा लेता है। वही डॉक्टर रक्षिता, सर आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। ऋषि उसे छोड़ देता है। डॉक्टर रक्षिता वहां से चली जाती है। वही दक्ष से, भाई क्या ये हमारी चाची है? दक्ष, लगता तो यही है। दक्षी खुश हो जाती है। वह तालियां बजाने लगती है। देवेश, अभी से अभी तुम दक्ष और दक्षी को अपने साथ लेकर जाओ। अभी उन दोनों को वहां से ले जाने लगती है। दक्षी ऋषि को नीचे होने का इशारा करती है। ऋषि नीचे झुक जाता है। दक्षी, मुझे ये वाली चाची पसंद है, मुझे यही वाली चाची चाहिए। अगर आप इन्हें पसंद नहीं करते तो मैं वीर चाचू को इनसे शादी करने को बोल दूंगी। ऋषि उसे घूरते हुए, ये सिर्फ मेरी है और यही तुम्हारी चाची बनेंगी। वही अभी भी ऋषि को ऑल द बेस्ट बोलकर चली जाती है। बाहर कार में वीर और अक्षत काफी देर से अवी का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से अवी, दक्ष और दक्षी आते हुए नजर आते हैं। तीन कार में बैठ जाते हैं। वही दक्षी खुश होकर वीर और अक्षत को बताती है उन्हें चाची मिल चुकी है, वह काफी सुंदर है। वीर, प्रिंसेस तुम सच बोल रही हो? दक्षी, हाँ चाचू, बड़ी चाची सच में बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी, एंजल की तरह। वही अक्षत अवी की तरफ देखता है। अवी अपनी पलकें झपका देती है। वीर, मुझे भी भाभी को देखना है। दक्ष इरिटेट होकर वीर और दक्षी को देख रहा था। दक्ष वीर से कहता है, आपको जल्दी ही अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए, वरना आपको दादी घर में एंट्री नहीं करने देंगी। अगर आप ऐसे ही बच्चों की तरह बिहेव करते रहे तो आपको कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। वीर है, तुम अपना मुंह बंद रखो। लड़ते झगड़ते तीनों सिंघानिया बिला पहुंच जाते हैं। थैंक्स फॉर लाइक्स एंड योर्स कमेंट्स। चैप्टर 38, अक्षत के मॉम डैड और दादू। अब तक दक्ष इरिटेट होकर वीर और दक्षी को देख रहा था। दक्ष वीर से कहता है, आपको जल्दी ही अपने लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए, वरना आपको दादी घर में एंट्री नहीं करने देंगी। अगर आप ऐसे ही बच्चों की तरह बिहेव करते रहे तो आपको कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। वीर है, तुम अपना मुंह बंद रखो। लड़ते झगड़ते तीनों सिंघानिया बिला पहुंच जाते हैं। अब आगे कुछ ही देर में कार सिंघानिया बिला पहुंच जाती है। दक्षी जल्दी से कार से ऊपर अंदर भाग जाती है। वह अपनी न्यू चाची जी बारे में रागिनी जी और राकेश जी को बताना चाहती थी। वही दक्षी को ऐसा भागता देख दक्ष उसके पीछे भाग रहा था और दक्षी को घेरे चलने के लिए बोल रहा था। वही अवी, अक्षत और वीर भी उन तीनों के पीछे चल रहे थे। दक्षी खुशी से दादी दादी चिल्लाते हुए अंदर जा रही थी। वही रागिनी जी जैसे ही दक्षी की आवाज सुनती है, उनकी नजर दरवाजे पर चली जाती है जहां से दक्षी दौड़ती ही आ रही थी। वह सोफे से खड़ी होकर जाती है, दक्षी की तरफ चलने लगती है। दक्षी दौड़ते हुए गिरती उससे पहले ही रागिनी जी उसे पकड़ लेती है। रागिनी जी, प्रिंसेस आप ऐसे दौड़ क्यों रही थी, आप गिर जाती तो। दक्षी, दादी मुझे आपको एक गुड न्यूज बतानी थी, इसलिए मैं जल्दी आपके पीस आ रही थी। दक्ष, अक्षत, अभी और वीर भी वहां पहुंच जाते हैं। रागिनी जी, तो बताए क्या गुड न्यूज है? दक्षी, दादी आज हमें चाची मिली थी, वो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी मम्मा और एंजल जैसी। वो मुझे बहुत पसंद है। मैंने चाचू से बोला है मुझे वही चाची चाहिए। चाचू ने मुझे प्रॉमिस किया है वो मेरी ही चाची बनेगी। वाओ, अब मजा आएगा। रागिनी जी कंफ्यूज होकर अवी और वीर की तरफ देखती है। तभी अवी उन्हें बताती है, मॉम ऋषि भाई को भाभी मिल चुकी है। ये सुनकर रागिनी जी खुश हो जाती है। वही राकेश जी भी खुश हो गए थे। वहां तीन लोग और बैठे हुए थे जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी दक्ष की नजर वहां बैठे तीन लोगों पर जाती है। दक्ष रागिनी जी से पूछता है, दादी ये कौन है? दक्ष के सवाल पूछने पर अवी, वीर और अक्षत की नजर भी वहां बैठे तीनों लोगों पर पड़ती है। अक्षत उन तीन लोगों को यहाँ देख उनसे पूछता है, आप लोग यहाँ कैसे? वही अभी मन में, क्या अक्षत इन लोगों को जानता है, पर यह है कौन, अपनी लास्ट लाइफ में मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। वही अवी के मन की बात सुन रागिनी जी वहां बैठे तीनों लोग से अवी, दक्ष और दक्षी को इंट्रोड्यूस करवाती है। अभी ये अक्षत के मॉम डैड और दादू है। दक्ष और दक्षी ये आपके दादाजी और दादी यानी मेरे फ्रेंड्स और अक्षत अंकल के मॉम डैड है। आप इन्हें भी दादी और दादू कह सकते हो, और ये साइड में जो दादू बैठे हैं वो आपके बड़े दादू है। दक्ष उन तीनों के पास जाता है और उन तीनों के पैर छूता है।
वही अक्षत और वीर तो आंखें फाड़े दक्ष को देख रहे थे। अक्षत के दादू विश्वाजी दक्ष के सर पर हाथ रखते हैं। वो मुस्कुराते हुए दक्ष से पूछते हैं, बेटा जी आपको किसने ये सब सिखाया है? दक्ष, मेरी मॉम ने। मॉम कहती है हम जब अपने बड़े लोगों से मिलते मिलते हैं तो उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। बड़े दादू, आपकी मॉम ने अच्छे संस्कार दिए हैं। वही दक्षी भी रागनी जी की गोद से उतर उन तीनों के पास जाती है, उन तीनों को हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। बड़े दादू उसे गले लगा लेते हैं। बड़े दादू वीर और अक्षत की तरफ देखते हुए कहते हैं, नालायकों, तुम दोनों को इन छोटे छोटे बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। जितने बड़े हो गए हो उतने ही बदतमीज भी। अक्षत और वीर एक दूसरे को देखते हैं, फिर जल्दी से उन तीनों के पैर छूते हैं। वही अक्षत जैसे ही अपनी मॉम के पैर छूता है वह उसका कान पकड़ लेती है। अक्षत चिखते हुए, आह मॉम, आप ये क्या कर रही है? छोड़िए मेरा कान, मुझे दर्द हो रहा है। सिया जी, बदमाश, तुझे हमारी भी बिल्कुल भी याद नहीं आती। तुम्हें यहाँ आए हुए 2 महीने हो चुके हैं, तुमने एक भी दिन हमें कॉल नहीं किया। अक्षत, मॉम, मैंने आपको बहुत याद किया। वो मैंने आपको कॉल इसलिए नहीं किया ताकि आप मेरे कॉल करने के बाद मुझे ज्यादा याद न करने लगो। आप मुझे याद करके उदास हो जाती फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो जानती है न, मैं आपको उदास बिल्कुल नहीं देख सकता। सीमा जी, अच्छा बच्चू, तूने हमें पागल समझा है क्या? हम सब जानते हैं तुमने हमें कॉल क्यों नहीं किया। अब तुम्हें इतनी अच्छी वाइफी जो मिल गई है। लोग सही कहते हैं, बीबी मिलने के बाद सब अपनी माँ को भूल जाते हैं। बट यहाँ उल्टा है, मेरा बेटा तो शादी से पहले ही मुझे भूल गया। अक्षत, मॉम, ऐसा नहीं है। प्लीज मॉम, पहले मेरे कान छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। अक्षत अपने डैड विजय जी की तरफ देखते हुए, डैड, मॉम से बोलो न वो मेरा कान छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। विजय जी, बेटा मैं कुछ नहीं बोल सकता। ये तुम्हारी और मॉम के बीच की बात है, इसमें मेरा न बोलना ही अच्छा है। वैसे भी इस बार गलती तुम्हारी ही है। तुमने हमें तो क्या, अपनी मॉम तक को एक कॉल नहीं किया। इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलनी चाहिए। अक्षत रोता हुआ मुंह बनाते हुए डैड विजय जी अपने कंधे उचका देते हैं। फिर वह सिया जी की तरफ देखता है और उनसे कहता है, मॉम, आप अभी के सामने मेरे ऐसे कान खिंचाई करेगी तो उसके सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। सीमा जी अवी की तरफ देखती है जो उन्हें ही देख मुस्कुरा रही थी। वह उससे कहती है, बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं मैं इसे पनिशमेंट दूं। अवी न में सर हिला देती है। वही अक्षत अवी के सर हिलाने से उसे आंखें फाड़े देखता है और उससे कहता है, यार कैसी फियांसे हो तुम मेरी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा होने वाला पति और तुम्हारे होने वाले बच्चों का बाप यहाँ पनिशमेंट खा रहा है, तुम मुझे बचाने की जगह मुझे पनिशमेंट मिलते देख मजे ले रही हो। अभी तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर वह सिया जी की तरफ देखते हुए कहती है, आंटी इसे और अच्छी वाली पनिशमेंट दीजिए, इसने मुझे भी बहुत परेशान किया है। अक्षत, झूठी, मैंने कब तुम्हें परेशान किया। वही सिया जी अक्षत को देख कहती है, ये बताओ ये होने वाले बच्चों का बाप क्या है? क्या अभी प्रेग्नेंट है? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? वो काफी खुश लग रही थी। वही अक्षत, हाँ मॉम, आप दादी बनने वाली है। इतना सुनते ही सियाजी अक्षत के कान छोड़ देती है। वही अभी तो कान से आ गई थी। राकेश जी, रागनी जी, विश्वा जी, विजय जी और वीर जो काफी देर से अक्षत को पनिशमेंट मिलता देख खुश था, सब शौक में पहुंच जाते हैं। वही दक्ष और दक्षी काफी खुश हो जाते हैं, दोनों पूरे हॉल में नाचने लगते हैं, हमारा छोटा बहन भाई आने वाला है। वही गेट पर खड़े लोग भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। चैप्टर 39 अभिनव ने मारा अवी को थप्पड़। अब तक वही अक्षत, हाँ मॉम, आप दादी बनने वाली है। इतना सुनते ही सियाजी अक्षत के कान छोड़ देती है। वही अवी तो कान से आ गई थी। राकेश जी, रागनी जी, विश्वा जी, विजय जी और वीर जो काफी देर से अक्षत को पनिशमेंट मिलता देख खुश था, सब शौक में पहुंच जाते हैं। वही दक्ष और दक्षी काफी खुश हो जाते हैं, दोनों पूरे हॉल में नाचने लगते हैं, हमारा छोटा बहन भाई आने वाला है। वही गेट पर खड़े लोग भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। अब आगे सिया जी अवी के पास जाती है और उसका माथा चूमते हुए कहती है, अवी तुमने मुझे आज सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, मैं चाहती ही अब तुम्हारी और अक्षत की जल्दी शादी हो जाए। अवी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वह नहीं सुनती, तभी पीछे से एक हाथ आता है जो अवी का हाथ पकड़ अपनी तरफ मुड़ा है और एक जोरदार तमाचा अवी को मारता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ, अवी को कुछ सोचने का ही समय ही नहीं मिला, वही अवी को थप्पड़ पड़ता देख सब शांत हो जाते हैं।
तभी राकेश जी की चिल्लाने की आवाज आती है, अभिनव, ये क्या हरकत थी और तुमने अवि को थप्पड़ क्यों मारा? वही काजल जो अभिनव के साथ आई थी, वह काफी खुश हो गई थी अवि को थप्पड़ पड़ता देख। दक्ष और दक्षी ने रागिनी जी को कस के पकड़ लिया था। वही रागिनी जी दक्ष और दक्षी को डरा हुआ देखती है। वह वीर को दक्ष और दक्षी को रूम में ले जाने को कहती है। वीर एक गुस्से भरी नजर अभिनव की तरफ देखता है, फिर दक्ष और दक्षी को अंदर ले जाता है। वही अवि का एक हाथ उसके गाल पर था, वह नम आंखों से अभिनव को देख रही थी। अक्षत अवि के पास आता है। वह अवि के लाल पड़े गाल को देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था, ऊपर से अवि की आंखों में आंसू देख उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वह अभिनव की तरफ मुड़कर एक जोरदार तमाचा मारता है और उससे गुस्से में उसका कॉलर पकड़ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवि मेरी जान को चोट पहुंचाने की? तुम मेरे दोस्त और अवि के भाई हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, वरना। इतना कह वह रुक जाता है। अभिनव भी अक्षत के ऐसे थप्पड़ मारने से काफी गुस्से में था। वह गुस्से में अपना कॉलर उससे छुड़ाते हुए पूछता है, वरना क्या अक्षत, वरना क्या? तुम इस कुछ दिन पहले आए लड़की के लिए मुझे जान से मारोगे? अपने दोस्त जो बचपन से तुम्हारे साथ है? अक्षत, वो कोई लड़की नहीं है, उसका नाम अवनी है और वो मेरी जान है, और शायद तुम भूल गए हो, वो तुम्हारी बहन है जो काफी साल बाद तुम्हें मिली है। तुमने उसे प्यार से गले लगाने की बजाय उसे थप्पड़ मारा। तभी पीछे से ऋषि और देवेश की आवाज आती है, क्या थप्पड़? रागिनी जी ऋषि, देवेश और श्रेया की तरफ देखती है, जो अभी अभी हॉस्पिटल से सिंघानिया बिला आए थे। ऋषि ने देवेश को सहारा दे रखा था, श्रेया उनकी साइड में थी। वही अभिनव जैसे ही देवेश को सहारा देने को होता है, देवेश उसे अपना हाथ दिखा देता है। देवेश ऋषि और पीछे खड़े जतिन को उसे सहारा देने को कहता है। वो दोनों उसे सोफे पर बिठाते हैं। रागिनी जी उसे कमरे में जाने को कहती है, बट वह मना कर देता है। वही अभिनव चिखते हुए, ये आप सबको क्या हो गया है? आप सब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? इस बेशरम लड़की ने क्या जादू किया है आप सब पर? राकेश जी चिल्लाते हुए, ये लड़की क्या लगा रखा है? वो बहन है तुम्हारी और उसने हम पर कोई जादू नहीं किया, बल्कि तुम ही अजीब बिहेव कर रहे हो। तुमने बिना किसी गलती के अवि को थप्पड़ भी मार दिया। अभिनव, मैंने उसकी गलती के लिए ही उसे थप्पड़ मारा है। वो थप्पड़ आपको मारना चाहिए था। ये बेशरम लड़की बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई, और ये बेशरम लड़की मेरी बहन नहीं हो सकती। अब सबको समझ आया अभिनव ने अवि को थप्पड़ क्यों मारा। वही ऋषि, देवेश, श्रेया और जतिन सब समझने की कोशिश कर रहे थे। अक्षत गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, पहले तुम्हें कंफर्म करना चाहिए था वह बात सच है भी या नहीं, तुमने बिना सच जाने ही सब डिसाइड कर लिया। अभिनव, मुझे सच पता था तभी उसे मारा। मुझे अफसोस भी नहीं है, वैसे भी मैंने कोई गलती नहीं की। अक्षत ताली बजाते हुए, वैसे तुम्हारे सच पता लगाने का तरीका काफी यूनिक है। अभिनव, क्या मतलब है तुम्हारा? अक्षत, बेवकूफ, क्या कहा तुमने? तुम्हें अफसोस नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। आज ये बातें याद रखना, क्योंकि आगे जाके तुम अपनी इसी गलती पर पछताने वाले हो। और क्या कहा तुमने मेरी अवि को बेशरम? अरे वो बिल्कुल प्योर है, हमने आज तक किस भी नहीं किया और न कुछ और, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अभिनव, अभी तुमने ही तो कहा था अवि प्रेग्नेंट है। अक्षत, अरे वो तो मैंने मॉम की पनिशमेंट से बचने के लिए झूठ बोला था, और तुमने बिना कुछ सोचे समझे और जाने अवि को इतना कुछ कह दिया और थप्पड़ तक मार दिया। अभिनव, अक्षत, तुम भूल रहे हो तुम्हारी फियांसे काजल है, न कि ये लड़की। ये लड़की बेशरम की तरह तुम्हें देख रही थी। ऋषि आगे आते हुए, भाई अवि को ये लड़की कहना बंद कीजिए, वह हमारी बहन है और काजल नहीं, अवि अक्षत की फियांसे है। अभिनव, ऋषि तुम भूल रहे हो, अवि नहीं, काजल अक्षत की फियांसे है। काजल की शादी अक्षत से होने वाली है। काजल की शादी बचपन में ही अक्षत से फिक्स हो गई थी। अक्षत, मेरी शादी काजल से नहीं, इस घर की लड़की से फिक्स हुई थी। इस घर की असली बेटी यानी कि अंकल आंटी की बायोलॉजिकल डॉटर अवनी है। तो मेरी फियांसे भी अवनी हुई ना? अभिनव, अक्षत, ये क्या बकवास कर रहे हो? काजल भी इसी घर की बेटी है और काजल तुमसे बचपन से प्यार करती है और तुम भी तो उससे बचपन से प्यार करते हो ना? तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? वही अवि खा जाने वाली नजरों से अक्षत को देखने लगती है। ऋषि अक्षत की तरफ देखते हुए और उसे अवि से दूर करते हुए, तुम मेरी बहन से दूर रहो और मेरी बहन के करीब भी मत आना।
अक्षत ऋषि और अवि को समझाते हुए, ऋषि और जान ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे कभी भी ये चुड़ैल पसंद नहीं थी। काजल अक्षत के पास आते हुए, अक्षत तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम तो मुझसे बचपन से प्यार करते हो न, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वही सिया जी और विजय जी, अक्षत ये सब क्या है? अक्षत मॉम, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैं इससे प्यार नहीं करता। वो तो इसके भाइयों की वजह से मैं इसे झेलता था। अभिनव और देवेश की दोस्ती के कारण ही मैं यहाँ आता था, वरना मुझे तो इसकी शकल तक देखनी ही पसंद नहीं है, और इसने ही झूठी खबर फैला रखी ही मैं इससे प्यार करता हूँ। तभी अभी काजल को अक्षत से दूर करते हुए कहती है, अक्षत सिर्फ मेरा है, आइंदा अक्षत की तरफ नजर भी मत उठाना। वह अक्षत का हाथ पकड़ अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वही रागिनी जी गुस्से में अभिनव से कहती है, अभी अपनी बहन से माफी मांगो। अभिनव, वह मेरी बहन नहीं है, मेरी सिर्फ एक ही बहन है, काजल। ऋषि फीकी हंसी हंसते हुए, भाई आप बहुत पछताने वाले हैं। आपको उसे बहन नहीं मानना मत मानिए। मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, वो मेरी बहन है, जब तक मैं उसके साथ हूँ उसे आपकी जरूरत नहीं है। वही देवेश भी, भाई आप सच में पछताने वाले हो। आप माने या न माने, अभी हमारी बहन है। आपको तो खुश होना चाहिए था, वह इतने सालों बाद हमें वापस मिली है और आपने उसे बहुत कुछ कह दिया। इतना कह वह भी श्रेया के साथ अपने कमरे में चला जाता है। वही राकेश जी और रागिनी जी, सिया जी, विजय जी और विश्वा जी को उनके कमरे में छोड़ने चले जाते हैं। अब काजल और अभिनव ही हॉल में बचे थे। काजल रोने का नाटक करते हुए, देखा भाई, उस लड़की ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया और अक्षत को भी मुझसे छीन लिया। अभिनव उसे सांत्वना देते हुए, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मन ही मन अभिनव को अवि से नफरत हो रही थी। वो दोनों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। चैप्टर 40 दक्ष और दक्षी ने सिखाया अभिनव को सबक। अब तक राकेश जी और रागिनी जी, सिया जी, विजय जी और विश्वा जी को उनके कमरे में छोड़ने चले जाते हैं। अब काजल और अभिनव ही हॉल में बचे थे। काजल रोने का नाटक करते हुए, देखा भाई, उस लड़की ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया और अक्षत को भी मुझसे छीन लिया। अभिनव उसे सांत्वना देते हुए, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मन ही मन अभिनव को अवि से नफरत हो रही थी। वो दोनों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब आगे वीर दक्ष और दक्षी को उनके कमरे में छोड़ अपने कमरे में जा चुका था। वही दक्ष और दक्षी को अभिनव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दक्षी, भाई, उन गंदे अंकल ने हमारी एंजल को मारा, हमें उनसे बदला लेना होगा। उनकी हिम्मत कैसी हुई हमारी एंजल को मारने की? दक्ष, उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसी हुई हमारी एंजल को मारने की? दक्ष दक्षी की तरफ देखते हुए कहता है, हम दोनों को मिलकर उन गंदे अंकल को पनिश करना होगा। दक्ष और दक्षी के दिमाग में खुराफाती आइडिया चलने लगता है। दोनों कहते हैं, अब उन्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। दोनों एक दूसरे की तरफ शैतानी मुस्कान के साथ देखने लगते हैं। उन दोनों की ऐसी बातें सुन और शैतानी मुस्कान देख कोई नहीं कह सकता था ये 6 साल बच्चे हैं। दोनों चुपके से अपने कमरे के बाहर झुकते हैं। दोनों जब पूरी तरह कंफर्म हो जाते हैं उन्हें कोई नहीं देख रहा और न ही कोई उनके आसपास है, दोनों अपने एक्शन में आ जाते हैं। दोनों चुपके से किचन की तरफ जाते हैं। वहां मेज खाना बना रही थी। दक्ष और दक्षी उनसे चोरी छुपे मिर्ची पाउडर वाला बॉक्स और ऑयल बॉटल चुरा लेते हैं। दोनों चुपके चुपके वहां से निकल जाते हैं। फिर दोनों चुपके चुपके अभिनव के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बिल्कुल लिटिल सीक्रेट एजेंट की तरह लग रहे थे और ऐसे बिहेव कर रहे थे किसी सीक्रेट मिशन पर जा रहे हो। दक्ष पहले अभिनव का कमरा खोलता है, जब उसे कंफर्म हो जाता है अभिनव कमरे में नहीं है, वह अपने मुंह पर अंगुली रख दक्षी को उसके पीछे आने का इशारा करता है। दक्ष चुपके से कमरे में घुस जाता है, वही दक्षी उसके पीछे। तभी दोनों को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती है। दोनों समझ जाते हैं गंदे अंकल बाथरूम में है। दक्ष पानी का जग वहां से उठाकर दक्षी को पकड़ा देता है। दक्षी पानी के जग को वहां से ले जाती है और दक्ष अभिनव के जूस जो थोड़ी देर पहले मेड रखकर गई थी उसमें मिर्ची पाउडर मिला देता है। फिर कमरे से निकल अपने कमरे से अपना स्केट बोर्ड लेकर आता है और उसे अभिनव के गेट के बाहर रख देता है। तब तक दक्षी भी वहां आ जाती है। दक्षी उसे ऑफ का साइन करती है। दोनों स्टेयर्स के पास मार्बल्स डाल देते हैं।
सब सेटअप कर दोनों स्टेयर्स से नीचे जाते हैं। अभिनव का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, वही द और दक्षी का रूम ग्राउंड फ्लोर पर। दोनों अपने रूम से बैलेंस चेयर निकाल स्टेयर्स के पास रख देते हैं। सब सेटअप करने के बाद दोनों हाई हैंड वेविंग 5 हैंड वेविंग करते हैं। दोनों वही छुपकर बस अभिनव का कमरे से इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में अभिनव अपने बाथरूम से निकलता है। वह रेडी हो जाता है, तभी उसकी नज़र वहां रखे जूस पर जाती है। वह जूस पीने लगता है। जैसे ही वह जूस खत्म करता है उसे मिर्ची लगने लगती है। वह पानी पीने के लिए जग ढूंढता है पर जग कमरे में नहीं मिलता। वह कमरे से बाहर निकलता है, तभी उसका पैर स्केटबोर्ड से जा टकराती है। वह धम से नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से चिक निकल जाती है। उसकी कमर में दर्द होने लगता है। वह एक नज़र घूरकर स्केटबोर्ड को देखता है, फिर खड़ा होकर किचन की तरफ जाने लगता है। उसकी नज़र वहां स्टेयर्स के पास पड़े मार्बल्स पर नहीं जाती, जिससे वह उन पर पैर रख देता है और फिसल जाता है। वह सोरियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरने लगता है। वही उसकी चीख सुन ऋषि और वीर अपने कमरे से बाहर आ गए थे। वह भी अभिनव को गिरता हुआ देखने लगते हैं। वह उसे बचाने को जाते हैं, तभी उनकी नज़र वहां पड़े मार्बल्स पर पड़ती है। वह अजीब नज़र से उन्हें देखने लगते हैं, फिर अपने भाई अभिनव की तरफ। अभिनव सोडियम से नीचे गिरता हुआ बैलेंस चेयर पर जाकर गिरता है, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। वही ऋषि और वीर की नज़र दक्ष और दक्षी पर चली जाती है, जो पिलर के पीछे छिपकर अभिनव को देख रहे थे। उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। ऋषि और वीर समझ जाते हैं ये जो कुछ हो रहा है नन्हे शैतानी की वजह से हो रहा है। उन दोनों को डर भी लग रहा था, कहीं भाई को पता लग गया तो वह इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ऋषि और वीर वहां पड़े मार्बल्स को उठा लेते हैं। वह नीचे अभिनव के पास जाने लगते हैं। तभी फिर से उनकी नज़र अभिनव पर ठहर जाती है, जो गुस्से में बैलेंस चेयर से उठकर जाता है, पर जैसे ही आगे बढ़ता है वह फिसल कर फिर गिर जाता है और उसका मुंह वहां रखे आटे की प्लेट पर जा लगता है, जिससे उसका मुंह सफेद हो जाता है। वही अभिनव को फिर से गिरता दोनों ने आंखें बंद कर ली, पर जैसी ही आंखें खोली उनको अभिनव को देख हंसी आने लगती है। वही पिलर के पीछे से दक्ष और दक्षी मुंह पर हाथ रख हंस रहे थे। वही अभिनव अब ज्यादा गुस्से में आ चुका था। एक तो उसे काफी मिर्ची लग रही थी, ऊपर से वह बार बार फिसल कर गिर रहा था, जिससे उसकी कमर हाथ पैर सब दर्द कर रहे थे। वह गुस्से से इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। वह गुस्से में उस तरफ बढ़ जाता है। वह दक्ष और दक्षी को गुस्से में देखने लगता है और उनसे कहता है, तो ये सब तुम्हारी शैतानी थी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वह उन दोनों को पका हॉल में ले जाने लगता है। दक्ष और दक्षी उसे देख डर गए थे। वह उससे हाथ छुड़ाने लगते हैं, पर अभिनव ने उसे टाइट पकड़ रखा था। दक्ष और दक्षी उसे अपने दांतों से काट लेते हैं। अभिनव दर्द बर्दाश्त कर लेता है। वह गुस्से से उन दोनों को घूरने लगता है। तभी दो जोड़ी हाथ अभिनव को रोक लेते हैं। वह दक्ष और दक्षी को उससे छुपा लेते हैं। ये ऋषि और वीर थे। अभिनव ऋषि और वीर छोड़ो इन दोनों को तो आज मैं सबक सिखाकर रहूंगा। आज के बाद ये कभी शैतानी नहीं करेंगे। ऋषि भाई, आप कब से इतने पत्थर दिल हो गए? वो बच्चे हैं, अभी आप उन्हें पनिश नहीं कर सकते। अभिनव गुस्से में, मेरी तरफ देखो, इन दोनों ने मेरा क्या हाल कर दिया है। वीर भाई, उन्होंने बस छोटा सा मजाक किया है, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है? अभिनव, ये मजाक नहीं था और न ही इनकी शैतानी, इन्होंने ये जानबूझकर किया है। वही दक्ष और दक्षी तो ऋषि और वीर से बिल्कुल चिपक गए थे। अभिनव उन्हें गुस्से से देख रहा था। वह पहले अपनी मिर्ची का इलाज करना चाहता था। वह गुस्से में चिखता है, मोहन मोहन कहाँ मर गए? मोहन एक सर्वेंट दौड़ता हुआ वहां आता है। वह अभिनव से पूछता है, जी सर। अभिनव गुस्से में, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। मोहन जल्दी से पानी लाता है। वह जल्दी पानी पीता है, तब जाकर उसका तीखापन खत्म होता है। मोहन जल्दी से उसे एक टॉवल पकड़ा देता है। अभिनव अपना चेहरा साफ करता है। फिर वह गुस्से से दक्ष और दक्षी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों की ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है। तुम दोनों ने पहले काजल को भी ऐसे ही परेशान किया था, उसने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं। ऋषि और वीर भाई, हमें भरोसा नहीं हो रहा, आप हमारे भाई हैं। आप इतने छोटे बच्चों को कैसे डांटने के बारे में सोच सकते हैं? वीर भाई, जरूर आपको काजल ने भड़काया होगा। भाई, काजल वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वह बहुत खतरनाक है, आपको पता है उसने किया देवेश भाई, श्रेया भाभी और दक्ष और दक्षी के साथ।
अभिनव, मुझे किसी ने नहीं भड़काया और काजल तो इनोसेंट है। ऋषि, भाई काजल इनोसेंट नहीं है, उसने इन चारों की जान लेने की कोशिश की। अभिनव, ऋषि तुम पागल हो गए हो, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम होश में तो हो। काजल ने आज तक एक मच्छर तक को मारने के बारे में नहीं सोच सकती, तुम कह रहे हो उसने इन चारों की जान लेने की कोशिश की। वीर, बड़े भाई ऋषि भाई सही बोल रहे हैं, हमारे पास सबूत भी है। अभिनव फीकी हंसी हंसते हुए, तुम सबको हो क्या गया है, तुम उस कुछ महीने पहले आए लड़की पर भरोसा कर रहे हो और काजल पर नहीं। तुम भूल रहे हो काजल हमारी बहन है, वह हमारे साथ बड़ी हुई है, वह ऐसा कुछ सोच नहीं सकती। जरूर तुम उस लड़की की बातों पर भरोसा कर रहे हो, उसने ही तुम सबको काजल के खिलाफ भड़काया है। मुझे तो लगता है उसे जरूर हमारी खोई हुई बहन के बारे में न्यूज़ मिली होगी। उस न्यूज़ को सुनकर वह हमारी अवी का सिंघानिया बनकर सिंघानिया बिला आए है। उसकी नज़र पहले हमारी प्रॉपर्टी पर थी और अब हमारी प्रॉपर्टी के साथ साथ कपूर्स प्रॉपर्टी पर है, इसलिए उसने अक्षत को काजल से छीन लिया और तुम सबको काजल के खिलाफ कर दिया। मैंने सुना है देवेश के बच्चों की खबर भी उसने ही बताई थी। जरूर उसने उस लड़की, क्या नाम है, श्रेया, उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया है और साथ ही में इन बच्चों को देवेश का नाम दे दिया है। ये जरूर किसी, वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दो पंच उसके मुंह पर पड़ते हैं। जैसे ही वह चेहरा उस शख्स को देखने को उठाता है जिसने उसे पंच किए थे, तभी उसे दूसरे गाल पर दो जोरदार तमाचे पड़ते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपने इस सफर का आनंद लिया हो तो हमारे चैनल ख्याली दुनिया को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपने ख्यालों में डूबे रहें। धन्यवाद।